Hello JKSSB JEE Civil Aspirants. My name is Rakesh Verma and I welcome you all to online platform of ECP and Yourpedia. तो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम बहुत सारी जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ भी लेके आएंगे आप लोगों के लिए यूट्यूब पे। तो ये पर्टिकुलर वीडियो जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ही है और इसमें हम आज जो सब्जेक्ट डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा इरिगेशन। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने क्वेश्चन इस तरीके से पुट किए हैं, टॉप 50 क्वेश्चन पुट किए हैं जिसमें लगभग आपका होल सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरीके से बाकी सब्जेक्ट्स की वीडियो भी हम लेके आएंगे। अभी प्रीवियसली जतिन सर ने आपका सॉइल का वीडियो बनाया था जिसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड 50 क्वेश्चन उन्होंने करवाए थे। उससे पहले सर्वे का मैंने बनाया था। अब जो है हम इरिगेशन का करने वाले हैं आज। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट इरिगेशन इंजीनियरिंग। ओके, तो पहला क्वेश्चन है स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम इज सुटेबल व्हेन। कब सुटेबल होता है स्प्रिंकलर इरिगेशन? तो यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया हुआ है, पहला है द सॉइल इज हैविंग लो परमेबिलिटी, सेकंड वन द वाटर टेबल इज लो, द लैंड ग्रेडियंट इज स्टीप एंड सॉइल इज इजीली इरोडेबल, और डी ऑप्शन है द क्रॉप टू बी ग्रोन हैव डीप रूट्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे? यहाँ देखिए, जब भी लैंड आपका इस तरीके से स्टीप होगा, ठीक है, और आप क्या कर रहे हो यहाँ पे फ्री फ्लडिंग कर देते हो, सपोज फ्री फ्लडिंग कर देते हो सपोज, तो फ्री फ्लडिंग की वजह से कि वाटर अबंडेंस में जाएगा जिससे स्लोप स्टीप है, और जब स्लोप ज़्यादा होगा तो वाटर वेलोसिटी ज़्यादा होगी, वाटर वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो वो एक मोमेंटम गेन करेगा, मोमेंटम की वजह से इरोजन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होने वाला है, आपका इरोजन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और इरोजन होने की वजह से ये मेथड जो है सुटेबल नहीं होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, स्प्रिंकलर इरिगेशन लगाऊं, तो ये क्या करता है, आर्टिफिशियली हम क्या करते हैं, एयर में वाटर को छोड़ते हैं जो ग्राउंड पे इस तरीके से गिरेगा, जो जस्ट सैचुरेट करेगा आपकी सॉइल को। ठीक है, और यहाँ पे अब लॉसेस अगर तुम देखोगे तो लॉसेस ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएंगे, बट यहाँ पे तुम देखोगे तो रन ऑफ लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इज हाई। ठीक है, अब इस केस में देखिए, जब स्टीप स्लोप होगा आपका क्या बोलते हैं, ये बेस्ट मेथड निकल के आएगा, क्योंकि ये सिर्फ ड्रॉप करेगा सरफेस के ऊपर और सैचुरेट करेगा सॉइल को। एक तो कम पानी भी लगा और इफेक्टिवली आपने क्या कर दिया, इरिगेशन भी कर लिया। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो होगा, जब लैंड स्टीप होता है और सॉइल इजीली इरोडेबल होती है तो हमारा जो बेस्ट मेथड होता है वो होता है स्प्रिंकलर इरिगेशन। ठीक है, अभी बहुत सारे मेथड्स हैं आपके इरिगेशन के अगर देखा जाए तो। जैसे अगर मैं बात करूं इरिगेशन के, हमारी बहुत सारी टेक्निक्स हैं। फर्स्ट वन है आपका फ्री फ्लडिंग। तो फ्री फ्लडिंग हम कब यूज करते हैं, जब हमारे पास वाटर अबंडेंस में होता है, जब हमारे पास वाटर अबंडेंस में होगा और आपका जो टरेन है इस तरीके से रोलिंग टरेन होगा। ठीक है, और आपका जो क्रॉप है, आपका जो क्रॉप है वो इस तरीके से क्लोज ग्रोइंग क्रॉप होगी, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, फ्री फ्लडिंग करेंगे। तो रोलिंग टरेन होना चाहिए और क्लोज ग्रोइंग क्रॉप के केस में हम क्या करेंगे, फ्री फ्लडिंग यूज करेंगे। दूसरा मेथड इसमें जो आता है वो आता है आपका बॉर्डर इरिगेशन। अगर मैं बॉर्डर इरिगेशन की बात करूं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पूरे लैंड में बीच में क्या बोलते हैं, लेवी या फिर बर्न्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी पार्टीशन कर देते हैं पूरे एरिया का, जिससे छोटे एरिया को हम क्या कर सके, इरिगेट कर सके। तो सपोज कुछ इस तरीके का आपका लैंड था, हमने क्या कर दिया, ऐसे ठीक है। अब यहाँ देखिए हम क्या करते हैं, ये इस तरीके से हमने क्या कर दिया, बर्न्स बना दिए, लेवी या बर्न, एम्बैंकमेंट भी बोलते हैं इनको,
सॉइल एम्बैंकमेंट, मिट्टी को इकट्ठा करके ऐसे रख दिया। और वाटर जो हम छोड़ेंगे वो यहाँ से छोड़ेंगे, ठीक है। अब जरा यहाँ पे देखिए, जब भी वाटर को स्प्रेड किया जाएगा तो इसको यहाँ पहुँचने में टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि लगातार वाटर क्या करेगा, इन्फिल्ट्रेट करेगा, कहाँ पे, लैंड के अंदर। जिस वजह से ये वाला मेथड जो सूटेबल होता है सैंडी सॉइल को छोड़ के सारी सॉइल के लिए सूटेबल है। सूटेबल फॉर ऑल सॉइल एक्सेप्ट सैंडी सॉइल, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है आपका वो होता है चेक इरिगेशन। तो इसमें हम छोटे छोटे चेक एरिया बनाते हैं, छोटे छोटे चेक एरिया हम बनाएंगे इसमें। इस तरीके से इसमें भी हम क्या करते हैं, बर्न्स और लेवी की हेल्प से बनाते हैं। जब तुमने घर में कभी राइस की खेती देखी होगी तो उससे पहले जो हमारा राइस होता है उसका बीज बोया जाता है, फिर उसको उखाड़ के ट्रांसप्लांटेड राइस की फॉर्म में हम खेत में लेके जाते हैं। और ये इधर कैनाल है। अब मैं ओपनिंग इधर से भी छोड़ सकता हूँ, इधर से भी छोड़ सकता हूँ। अब क्या होगा, एकदम से ये एरिया जो है इरिगेट हो जाएगा, तो लॉसेस होने का टाइम लगेगा ही नहीं। तो छोटे छोटे चेक एरिया हम बनाते हैं, और वो जो चेक एरिया होते हैं वो आपके 0.2 से लेके 0.8 हेक्टेयर तक हो सकते हैं, ठीक है। और ये सूटेबल है सैंडी सॉइल के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लॉसेस होने का टाइम लगेगा ही नहीं, उससे पहले आपका एरिया जो है इरिगेट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो आपके मेथड है, फोर्थ मेथड है आपका बेसिन फ्लडिंग। तो जितने भी हमारे ऑर्चर्ड प्लांटेशन है उनमें ये यूज होता है। जैसे आपका मैंगो या फिर एप्पल एटसेट्रा। तो यहाँ पे क्या रहेगा, सिंगल बेसिन बनाएंगे। अब ये बेसिन जो है ये सर्कुलर भी हो सकता है और कोई और शेप का भी हो सकता है, यानी छोटे छोटे चेक एरिया, सिंगल चेक एरिया जो है हम प्रोवाइड करेंगे। और जो हमारा प्लांट या ट्री होगा वो यहीं पे जो है बनाया जाएगा, ग्रो किया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया बेसिन फ्लडिंग। अब इसके अलावा और भी मेथड होते हैं। जैसे एक होता है हमारा फरो इरिगेशन। तो हम क्या करेंगे भाई, इसमें इस तरीके से डिचेस एक्सकेवेट कर देते हैं, ठीक है। और ये ऐसा रहेगा पूरा खेत में। अब जो वाटर आप छोड़ोगे वो सिर्फ डिचेस के अंदर ही छोड़ोगे यहाँ पे। और क्रॉप जो है हम इस पर्टिकुलर जगह पे ग्रो करेंगे। तो जैसे आपका शुगर केन हो गया, कॉटन हो गया, जो रो में जिन जिन क्रॉप को हम ग्रो करते हैं उस जगह पे ये मेथड यूज़ किया जाता है, फरो इरिगेशन, ठीक है। वाटर सिर्फ इसी में जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। अब यहाँ से वाटर क्या, जो इसका रूट जोन होगा, सपोज ये नीचे इसका रूट जोन है, तो इसको ईजिली वाटर मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो फरो इरिगेशन वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे हम किसी भी क्रॉप को लाइन में ग्रो करते हैं या रो में ग्रो करते हैं, जैसे मेज, जैसे शुगर केन, जैसे कॉटन। तो जितनी भी रोज वाली है, जैसे पोटैटो, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये होता है आपका फरो इरिगेशन। और इसका एक और एडवांटेज है कि हम वाटर कम एरिया में डालते हैं लेकिन इरिगेट ज़्यादा एरिया होता है, ठीक है। तो इरिगेशन जो है हम 1/2 से 1/5 एरिया में ही करते हैं, पर इरिगेट जो है पूरा लैंड हो जाएगा। फिर हमारा उसके बाद आता है स्प्रिंकलर इरिगेशन, जिसकी बात हमने अभी की। और एक ड्रिप इरिगेशन भी है। ड्रिप इरिगेशन ऑल्सो नोन एज ट्रिकल्ड इरिगेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, वाटर को डायरेक्टली जो है रूट जोन में छोड़ते हैं, ठीक है। अब अगर एफिशिएंसी की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी जो है वो ड्रिप इरिगेशन यानी ट्रिकल्ड इरिगेशन की होती है। तो ध्यान रखना,
और जहाँ पे विंड बहुत तेज चलती होगी वहाँ पे भी हम ड्रिप इरिगेशन यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि सरफेस इरिगेशन सूटेबल नहीं होगा वहाँ पे, या स्प्रिंकलर इरिगेशन सूटेबल नहीं है। लेकिन अगर ड्रिप इरिगेशन को हटा दें तो उसके बाद जो हाईएस्ट नंबर ऑफ एफिशिएंसी जिसके पास है वो है स्प्रिंकलर इरिगेशन। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जहाँ जहाँ पे ऐसे पॉइंट आएंगे मैं बताते रहूँगा। तो पहले का आंसर हमने क्या किया था, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, with an increase in the supply of irrigation water yield of the crop। अच्छा, अगर मैं पानी बढ़ाऊंगा तो यील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा? अब पहले हमको ये जानना पड़ेगा यील्ड होता क्या है भाई, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यील्ड क्या होता है? यील्ड होता है आपका प्रोडक्शन अपॉन एरिया। तो कितने एरिया में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम यील्ड, राइट। अब अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं इन दोनों के लिए, तो हमेशा ध्यान रखना, एक लैंड की हेल्प से मैं बता रहा हूं इसको। मान लो एक लैंड आपका ये है, एक लैंड आपका ये है, और एक ये थर्ड है। तीनों का एरिया सेम है, ए हेक्टेयर, ए हेक्टेयर, ए हेक्टेयर, ठीक है। तीनों में क्रॉप भी सेम है। सपोज मैंने राइस उगाया, और राइस के लिए तुम्हें पता है मैंने इसमें मान लो डेल्टा डेप्थ जो अप्लाई की 115 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, और यहाँ पे मैंने अप्लाई की 125 सेंटीमीटर, 25 है, ठीक है। तो हमने एक एरिया में क्या किया, अब देखो एरिया सेम है। अब तुमको पता होगा कि जो राइस की रिक्वायरमेंट है इन टर्म्स ऑफ डेप्थ वो 120 सेंटीमीटर होती है। तो जब हम एग्जैक्ट जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है उतना ही देंगे तो उसमें हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्शन मैक्सिमम मिलेगा। तो यहाँ से कम प्रोडक्शन होगा, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं सिर्फ, यहाँ से मान लो 95 क्विंटल हुआ, यहाँ से 100, तो यहाँ से फिर कम हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा जो उसका डेल्टा रिक्वायरमेंट है, जो उसकी डेप्थ रिक्वायरमेंट है, उतना ही अगर हम देंगे तो हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम यील्ड मिलेगी, मैक्सिमम प्रोडक्शन मिलेगा उस पर यूनिट एरिया के ऊपर, राइट। ओके, अब यहाँ पे जो ग्राफ देखो, ये देखो, यहाँ पे मैं डेप्थ डेल्टा लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं यील्ड, इस एक्सिस पे यील्ड लिख रहा हूँ। ये हमारी मैक्सिमम यील्ड है, यील्ड मैक्स है ये, ठीक है। अब देखो जब हम कम डेप्थ दे रहे हैं 115 तो यील्ड आपकी कम है। जब मैं 120 दे रहा हूँ तो 120 सेंटीमीटर पे आपका प्रोडक्शन मैक्सिमम हो रहा है। 125 दे रहा हूँ तो उसमें क्या हो रहा है, फिर से कम प्रोडक्शन हो रही है। तो ये ग्राफ अगर आप देखोगे इस तरीके से जाता हुआ दिखाई देगा। तो जिस डेप्थ पे मुझे मैक्सिमम यील्ड मिलती है उस डेप्थ को हम बोलते हैं ऑप्टिमम डेप्थ, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम डेप्थ। तो जो ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ राइस होता है वो 120 सेंटीमीटर होता है। और इस ग्राफ से आप समझ सकते हो कि इंक्रीज करेगी सर्टेन लिमिट तक, देन डिक्रीज करेगी, कुछ सर्टेन लिमिट तक इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे पानी बढ़ाओगे फिर उसके बाद डिक्रीज करेगा। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा आपका डी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी डी, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। And identify source of irrigation water has ion concentration of sodium, calcium and magnesium 20, 10, 8 milliequivalent per liter respectively. The SAR of water is, कितना होना चाहिए भाई SAR of water, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है हमारा कैलकुलेट करने का, SAR है आपका सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे SAR जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है सोडियम आपका मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में, नीचे होगा कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम डिवाइडेड बाय 2। और अगर सोडियम देखा जाए तो कितना है 20, कैल्शियम है आपका 10, मैग्नीशियम है 8 डिवाइडेड बाय 2। तो अगर तुम देखो 10 प्लस 8 18 डिवाइडेड बाई 2 9, 9 का अंडर रूट कितना होता है 3, तो 20/3 कितना आता है
6.67 के आसपास। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, राइट आंसर विल बी बी। ठीक है, तो इसी तरीके के क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाते हैं। अब इसमें एडिशनल एक चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है भाई, वो क्या चीज़ रखनी है, कभी कभार ऐसे भी पूछ लेता है, रेंज दे देगा तुमको, बोलेगा अच्छा अगर सार 5 है, जैसे हमारा भी आया था 6.67 मान लो, तो हमारा वाटर कैसा है, हमारा वाटर लो सोडियम वाटर होगा। और अगर हमारा रेंज 10 से 18 के बीच में होता है तो मीडियम सोडियम वाटर होता है, 18 से 26 के बीच में होता है हाई सोडियम वाटर होता है, और 26 से ज़्यादा होता है तो वेरी हाई सोडियम वाटर होता है। ठीक है, और इसी तरीके से आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप इस तरीके के क्वेश्चन कर पाओगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। What is the moisture depth available for the evapotranspiration in root zone of 1 meter depth of soil if dry unit weight of soil is 1.5 gram per cc or field capacity is 30% and permanent wilting point is 10%। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जरा देखो, फॉर्मूले से पहले मैं एक बेसिक चीज़ तुम्हें बता देता हूँ, ध्यान से सुनना हमेशा, यहाँ पे ध्यान से सुनना जरा क्या बताने वाला हूँ मैं। ये है आपका रूट जोन, ठीक है। जब आपने फर्स्ट टाइम जो है इरिगेशन किया होगा तो वाटर कहाँ तक भर गया होगा इसमें पूरा, और इसको बोलते हैं हम सैचुरेशन कैपेसिटी। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, 1 से 3 दिन में हमारा एक वाटर जो ग्रेविटी वाटर है वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी नीचे चला जाएगा, क्योंकि वो तो रुकेगा ही नहीं रूट जोन में। क्यों? क्योंकि हमारा जो रूट जोन होता है ना, अगर मैं यहाँ पे रूट जोन तुम्हें दिखाऊं, ये देखो, अगर मैं तुम्हें रूट जोन दिखाऊं तो इसमें कुछ बड़े पोर्स होते हैं जिनको हम नॉन कैपिलरी पोर बोलेंगे, और कुछ छोटे पोर होते हैं जिनको हम कैपिलरी पोर्स बोलते हैं। तो जो छोटे पोर्स होते हैं ना, ये हैं आपके कैपिलरी पोर्स, और जो ये बड़े पोर्स हैं ये हैं नॉन कैपिलरी पोर्स। ठीक है, जैसे ही हम इरिगेशन करेंगे इन नॉन कैपिलरी पोर्स से होते हुए वाटर कहाँ पहुंच जाएगा, सीधा ग्राउंड वाटर टेबल में। जो ये वाटर जो है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ग्राउंड वाटर टेबल में पहुंचा, उसे हम बोलते हैं ग्रेविटी वाटर। तो जैसे ही तुम पानी लैंड के ऊपर वाटरिंग करोगे तो उसमें क्या होगा, जो आपका ग्रेविटी वाटर है वो नॉन कैपिलरी पोर से होता हुआ सीधा कहाँ पहुंच जाएगा, आपका ग्राउंड वाटर टेबल में पहुंच जाएगा। तो ये तो कभी भी अवेलेबल नहीं होता है आपकी प्लांट की ग्रोथ के लिए, प्लांट इसको खींच ही नहीं सकता है अपनी ग्रोथ के लिए। ठीक है, अब वो कौन सा पानी खींचता है जरा देखिए। इसके बाद जो लिमिट आती है वो होती है आपकी फील्ड कैपेसिटी। अब हमेशा जो पानी है वो फील्ड कैपेसिटी तक होना चाहिए। ठीक है, ओके, फील्ड कैपेसिटी यहाँ पे हो गया फील्ड कैपेसिटी। अब एक और रेंज में इसमें बना रहा हूँ जिसको मैं लिख रहा हूँ परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, और इसको हम 5 से भी डिनोट करते हैं। तो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट और फील्ड कैपेसिटी के बीच में जो पानी होता है उसे बोलते हैं कैपिलरी वाटर या फिर अवेलेबल वाटर। ठीक है, और यही वो वाटर होता है जो हमेशा प्लांट की ग्रोथ के लिए अवेलेबल होता है, इसीलिए हम इसको अवेलेबल वाटर बोलते हैं। और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट से नीचे जो वाटर होता है उसे बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर। अब क्या होगा, ये वाला पानी कौन सा है, ये वो पानी है जो आपके बहुत ही फाइन पोर्स होते हैं सॉइल के अंदर, वो क्या करते हैं सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को बड़ा टाइटली होल्ड करके रखते हैं, इतना टाइटली कि अब प्लांट रूट भी इस पानी को नहीं खींच सकता। यानी ना तो ये वाला पानी खींच सकता है वाटर, ना इसको यूज कर सकता है। तो कौन सा यूटिलाइज करेगा, सिर्फ कैपिलरी वाटर, क्योंकि इस पानी को खींचने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए, उतना फोर्स जो है अवेलेबल नहीं होता है प्लांट रूट के पास। ठीक है, तो जितना अवेलेबल होता है वो इतना ही है, और इसीलिए इसको बोलते हैं हम कैपिलरी वाटर, और यही हमारा क्या होता है अवेलेबल वाटर भी होता है। अब अगर हम इसको क्या कर सकते हैं, दो पार्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं भाई अवेलेबल वाटर को। कहाँ तक, ये होता है OMC ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ये ऊपर वाला होता है आपका रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर, और नीचे होता है नॉन रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर। रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर क्या है, रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर क्या है, जो जब प्लांट रूट वाटर को खींचेगा तो उसे उतना ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है,
सॉइल मॉइस्चर टेंशन लगाने की जरूरत नहीं है, वो इजीली उसको खींच पा रहा है। लेकिन इसके नीचे प्लांट रूट को जो है ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा खींचने के लिए, जिससे अनहेल्दी टाइप का क्रॉप जो है ग्रो करेगा। तो वाटर, अगर जब आप वाटरिंग कर रहे हो ग्राउंड के ऊपर, मान लो वाटरिंग आपने की और ये वाटर बड़ा 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 कहां तक बढ़ेगा, फील्ड कैपेसिटी तक, ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे ही हमारा वाटर डाउन होता है ओएमसी तक, हमें फिर से इरिगेशन करना चाहिए। डाउन होता है तो हमें फिर से इरिगेशन करना चाहिए, और इसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन। तो अगर आपको हेल्दी क्रॉप ग्रो करना है तो हमेशा ध्यान रखना है, इन नो केस वाटर शुड ड्रॉप बिलो द ओएमसी, ठीक है। या फिर वाटरिंग कब करनी पड़ती है, जैसे फील्ड कैपेसिटी से नीचे आएगा हमें वाटरिंग करनी पड़ेगी। किसी भी केस में यहां तक नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि इसके बाद वो खींच नहीं पाएगा। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इसको बोलते हैं, यानी यहाँ पे अगर वाटर लेवल पहुंच गया तो आपका प्लांट जो है वो सूखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें जो मैंने तुम्हें बता दी। अब यहीं पे जो फील्ड कैपेसिटी, अब पूछेगा सैचुरेशन कैपेसिटी के अंदर कौन कौन सा पानी होता है, हाइग्रोस्कोपिक, कैपिलरी, ग्रेविटी। फील्ड कैपेसिटी में कौन कौन सा पानी होता है, हाइग्रोस्कोपिक, कैपिलरी। पर हाइग्रोस्कोपिक को यूज नहीं कर सकता। अगर परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के अंदर देखेंगे तो सिर्फ हाइग्रोस्कोपिक, सिंपल, ठीक है। अब हमको क्या बोल रहा है कि फील्ड कैपेसिटी 30% है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट 10% है। ये बोल रहा है जो ये डेप्थ ऑफ वाटर है ना, कितना डेप्थ ऑफ वाटर रहेगा सॉइल के अंदर, किसके लिए, इवेपोट्रांसपिरेशन के लिए, ठीक है। वो डेप्थ हमको निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, इसका फॉर्मूला देखो, इसका फॉर्मूला होता है, मैं यहां पे बता देता हूं। इसका फॉर्मूला होता है, अगर हमें डेप्थ निकालनी है तो होता है गामा डी बाई गामा डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाई डी FC माइनस 5। यही फॉर्मूला होता है भाई, बिल्कुल। गामा डी तुमको दे रखा है, ड्राई यूनिट वेट 1.5, वाटर का जो डेंसिटी है इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वो क्या होता है 1। कितना डेप्थ के लिए निकालना है, 1 मीटर डेप्थ के लिए निकालना है। यहाँ पे कितना है फील्ड कैपेसिटी, 30%। विल्टिंग पॉइंट कितना है, 10%। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करो, ये 1 है, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर जो आएगा, ये आएगा आपका 0.3 मीटर, ठीक है। और इसको चेंज करना तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, 300 mm। तो ये है जी आपकी डेप्थ जो अवेलेबल होगी आपका किसके लिए, इवेपोट्रांसपिरेशन के लिए, राइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। लो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें बोला था, इरिगेशन वाटर हैज टू सप्लाई टू द क्रॉप व्हेन मॉइस्चर लेवल फॉल्स बिलो। तो भाई इरिगेशन कब करना चाहिए, जैसे ही आपका क्या होता है फील्ड कैपेसिटी से नीचे पानी आने लगता है, हमें इरिगेशन कर देना चाहिए, ठीक है। दूसरा बोल रहा है, अब यहाँ पे ऑप्शन जिस तरीके से बना रखे हैं उन्होंने, एक तो देखो बिलो जाना चाहिए, टू द बिल्टिंग पॉइंट। अगर बिल्टिंग पॉइंट पे पहुंच गया तब तो सूखना स्टार्ट हो जाएगा प्लांट, बिलो तो खैर खत्म ही हो जाएगा आपका प्लांट, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे ये पूछ रहा है कि इरिगेशन वाटर हैज टू सप्लाई टू द क्रॉप जब आपका मॉइस्चर लेवल कब फील्ड कैपेसिटी से नीचे आने लगता है। तो फील्ड कैपेसिटी से नीचे आने लगता है, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। ओके, 1 और 2 ऑप्शन में होते तो हम शायद 1 और 2 को टिक कर सकते थे, पर यहाँ पे सिर्फ एक ही है तो इसीलिए मैं ए को टिक कर रहा हूँ, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, कंजम्पटिव यूज रेफर द लॉस ऑफ वाटर एज अ रिजल्ट ऑफ। तो कंजम्पटिव यूज होता क्या है, पहले हमको वो समझना पड़ेगा भाई, ठीक है। कंजम्पटिव यूज होता क्या है, जरा देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताऊंगा कंजम्पटिव यूज क्या होता है ताकि तुम्हें चीजें समझ में आ जाए। यहाँ देखिए, ये आपका लैंड है, ये आपकी क्रॉप है, ये आपका लैंड है, ये आपकी क्रॉप है, ये इसका रूट जोन है। अब ध्यान से सुनना, जैसे मैंने तुम्हें बोला था कि जो कैपिलरी पोर्स हैं उसी के अंदर वाटर हेल्ड होता है।
नॉन कैपिलरी पोर्स के अंदर कुछ नहीं होता, वो ड्रेनेज पर्पस से होते हैं, वो एरिएशन पर्पस से होते हैं। अब जैसे ही वाटर ये खींचेगा, कौन, रूट, जिसे हम बोलते हैं एम्बिशन, जब रूट वाटर सराउंडिंग सॉइल से खींचेगा, एम्बिशन इसको लेके जाएगा कहाँ पे, लीफ के ऊपर। कहाँ पे लेके जाएगा, लीफ के ऊपर, इस तरीके से। अब जैसे ही सनलाइट आएगी, ये फोटोसिंथेसिस की हेल्प से कुछ वाटर मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए रख लेगा और बाकी वाटर जो है ट्रांसपिरेट कर देगा पूरा एटमॉस्फेयर में। तो जो आफ्टर फोटोसिंथेसिस वाटर लॉस्ट इनटू द एटमॉस्फेयर, इसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ठीक है, ओके। और जो ये सराउंडिंग सॉइल है, यहां से भी क्या होगा आपका, इवेपोरेशन, क्योंकि गीली है सॉइल आपकी। इवेपोरेशन, ठीक है। तो जैसे हमने इरिगेशन किया, पहले तो जो नॉन कैपिलरी पोर्स है उससे सारा पानी जो ड्रेन ऑफ हो जाता है, वाटर, ग्रेविटी वाटर, वो तो ग्राउंड वाटर में चला गया। जो स्टोर हुआ यहाँ पे, उसमें से जो पानी है उसमें से या तो ट्रांसपिरेशन हो रहा है, या इवेपोरेशन हो रहा है, या फिर वो मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए ले रहा था। ध्यान से सुनना। अब अगर मैं कंजम्पटिव यूज की बात करूं ना, तो कंजम्पटिव यूज होता क्या है, वैसे जो तीनों वाटर थे हमारा, इवेपोरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन प्लस मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए जो वाटर इसने लिया, और जितने दिन में लिया, उसी को हम क्या बोलते हैं, कंजम्पटिव यूज। बट जो ये इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, जैसे 190, तो इसकी 0.1, 0.2, 0.5, तो इसलिए हम इसको 0 मानते हैं। तो हम सीधा बोलते हैं कि जितना इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन पर यूनिट टाइम में हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, कंजम्पटिव यूज बोलते हैं, राइट। अब कंजम्पटिव यूज होता है, इन दोनों को मिला के हम इसको इवेपो ट्रांसपिरेशन भी बोलते हैं। अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तो हम क्या बोलेंगे, इवेपो ट्रांसपिरेशन। तो कैसे भी पूछ सकता है तुमको, अगर तुम्हारी इवेपो ट्रांसपिरेशन नीड फुलफिल हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, वो कंजम्पटिव यूज ही है। तो यहाँ पे जरा ऑप्शन देखिए आप, कंजम्पटिव यूज रेफर द लॉस ऑफ वाटर एज अ रिजल्ट ऑफ क्रॉप ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट, इवेपोरेशन एंड सीपेज, इवेपोरेशन एंड इन्फिल्ट्रेशन। लास्ट देखो, इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द क्रॉप्ड एरिया। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी। क्या होता है आपका, इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन फ्रॉम क्रॉप्ड एरिया। क्रॉप्ड मतलब जहाँ पे हमने क्रॉप उगा रखी होगी, ठीक है। अब इवेपो ट्रांसपिरेशन का सब पूछ लेता है कि कौन कौन से मेथड से कर सकते हैं, तो बहुत सारे मेथड है भाई। डायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड में आपका सॉइल मॉइस्चर मेथड है, ठीक है। दूसरा आपका क्या बोलते हैं, लेसीमीटर है, फील्ड प्लॉट है, आपका एक क्या बोलते हैं, ग्राउंड वाटर टेबल वाला एक मेथड है, जिसमें पूरे ईयर के लिए जो है एक ग्राउंड वाटर टेबल को जो है लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा इनडायरेक्ट मेथड भी हमारे, जैसे पेनमैन्स इक्वेशन है, आपका बेनले-क्रिडल मेथड है, हारग्रीव्स क्लास ए पेन इवेपोरेशन मेथड है। तो ये सारे मेथड है जिनसे हम इवेपो ट्रांसपिरेशन नीड्स को जो है कैलकुलेट करते हैं या फिर इवेपो ट्रांसपिरेशन मेजर करते हैं। ज़्यादातर आपको लेसीमीटर ही पूछा जाएगा, तो वो ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है, फॉर मीडियम सिल्ट हुज एवरेज ग्रेन साइज इज 0.16 द लेसी सिल्ट फैक्टर इज लाइकली टू बी। तो लेसी सिल्ट फैक्टर के बारे में पूछ रहे हैं भाई ये। तो लेसी सिल्ट फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, हमको पता है, इसको एफ से डिनोट किया जाता है 1.76 अंडर रूट जो भी आपका साइज है DMM, 1.76 मल्टीप्लाई बाय साइज कितना दे रखा है 0.16, 1.76 मल्टीप्लाई बाय 0.4 कितना आएगा ये आएगा आपका 0.704 के आसपास, 0.704 या 0.70। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो यहाँ पे सी है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, इसका आंसर है आपका सी। सी इसका आंसर होगा, ठीक है। तो वो फॉर्मूला याद रखना, सिल्ट फैक्टर का फॉर्मूला डायरेक्ट आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, given that the base period that is 100 days and the duty of canal is 1000 hectare per cubic, the depth of water will be। अब देखो यहाँ पे डेल्टा एंड ड्यूटी का क्वेश्चन आ गया फिर से।
डेल्टा एंड ड्यूटी, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आता है। तुमने पीछे देखा भी होगा, डेल्टा एंड ड्यूटी से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है, एक नहीं दो क्वेश्चन बनेंगे, दो नहीं तीन क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमेशा आपको जो है इसका पता होना चाहिए। तो हम कैलकुलेट कैसे करते हैं भाई, मुझे क्या निकालना है, डेप्थ डेल्टा, फॉर्मूला क्या होता है 8.64 b डिवाइडेड बाय डी। अब हम हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम इस फॉर्मूले को प्रूव करते हैं तो ये वाली वैल्यू किस में होती है, मीटर में, डेल्टा मीटर में होता है, और ये किस में होता है, हेक्टेयर पर क्यूमेक में। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो, हो जाएगा। डेल्टा हमको निकालना है 8.64 मल्टीप्लाई बाय बी कितना है, बी दे रखा है 100, डी कितना है 1000 हेक्टेयर पर क्यूमेक। तो यहाँ देखो ये कटा, कितना आ जाएगा 0.864 मीटर। इसको किस में पूछा हुआ है, सेंटीमीटर में ना, 100 से मल्टीप्लाई कर दो 86.4 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा आपका सी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेथड ऑफ ग्रोइंग क्रॉप on running on the side of water ditches used to certain agriculture field is called as। थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया था कि हम डिचेस बनाएंगे और उसके साइड वाली रो में क्रॉप को ग्रो करेंगे, क्या बोलते हैं इसको, फरो इरिगेशन। तो ये मैंने तुम्हें पीछे बता दिया था, इस पर ज़्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है, इसे हम क्या बोलते हैं, फरो इरिगेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब मैंने ये भी बताया था तुम्हें कि इनडायरेक्ट मेथड कौन कौन से होते हैं इवेपोट्रांसपिरेशन को मेजर करने के लिए। तो बेनले क्रीडल मेथड है आपका, क्या बोलते हैं, ये पेनमैन्स इक्वेशन है, ठीक है, और इसके अलावा आपका जो है वो हारग्रीव्स क्लास एपेन इवेपोरेशन मेथड भी होता है। तीन है हमारे पास। अब ये पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन आई थिंक JKSSB में भी आ चुका है पहले। वो बोल रहा है कि पेनमैन इक्वेशन किसके ऊपर बेस्ड होती है, तो वो बेस्ड होती है आपकी एनर्जी बैलेंस एंड मास ट्रांसफर अप्रोच के ऊपर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। The depth of flow in alluvial channel is 1.5 meter if the critical velocity ratio is 1.1 and the meanings n is 0.018. The critical velocity of the channel as per Kennedy method is। तो कैनेडी मेथड से क्या पूछ रहा है आपको, क्रिटिकल वेलोसिटी पूछ रहा है। क्या फॉर्मूला होता है क्रिटिकल वेलोसिटी का, जब भी आपको क्या निकालना है, क्रिटिकल वेलोसिटी, तो इसका फॉर्मूला जो होता है आपका, हम V0 से इसको डिनोट करते हैं 0.55 m भी ले लेते हैं भाई, चलो m क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो y की पावर 0। पहले तो ये तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है मेरे भाई, पहले तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। y इसमें डेप्थ है, m इसमें क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो है, ठीक है। तो एक तो ये फॉर्मूला तुमको डायरेक्ट पूछ लेगा कई बार। अब इसमें क्वेश्चन है तो चलो रख देते हैं वैल्यू, m कितना है 1.1, y कितना दे रखा है 1.5। तो यहां से जब भी आप कैलकुलेट करोगे क्या, क्रिटिकल वेलोसिटी, दैट विल कम आउट एज 0.784 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो फॉर्मूला तुम्हें याद होना ही चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके ऊपर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बोल रहा है द एल्यूवियल चैनल कैरिंग क्लियर वाटर द रेशियो ऑफ मैक्सिमम ट्रैक्टिव शेयर स्ट्रेस ऑन साइड एंड दैट ऑफ द चैनल बेड इज। अभी आपका सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट थ्योरी है, वहां से ये क्वेश्चन है। तो तुम्हें पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, पहले मैं बता देता हूं, ड्रॉ करके तुम्हें दिखा देते हैं। ये है आपका चैनल, ये आपका चैनल है, ट्रेपीजॉइडल, राइट। ये इसके अंदर वाटर लेवल है भाई आपका। अब अगर मैं बेड पे, जब पानी जाएगा तो वो बेड पे क्या करेगा, स्ट्रेस एक्सर्ट करेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, शेयर स्ट्रेस। और वो कैसा होगा, बेड पे हमेशा कैसा होता है, ये यूनिफॉर्म होता है। किस तरीके से रहेगा, ऐसा यूनिफॉर्म।
और इसको हम टाउ से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है गामा डब्ल्यू आर एस नॉट। ये आप उसमें भी पढ़ते हो, क्या बोलते हैं हम, ओसीएफ में भी पढ़ते हैं। ओसीएफ में भी पढ़ते हैं। क्या है फॉर्मूला, टाउ इक्वल टू गामा डब्ल्यू आर एस नॉट। अब जो साइड स्लोप पे आपका स्ट्रेस एक्सर्ट होता है उसका वेरिएशन कुछ इस तरीके से होता है। इस तरीके से होता है। ये है नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। अब टाउ जो है ये थ्रू आउट सेम है। अब इसकी भी हम क्या करते हैं, एक एवरेज वैल्यू कंसिडर करते हैं ये, और ये साइड दोनों तरफ सेम, इधर भी और उधर भी, और साइड वाले को हम टाउ डैश से दिखाते हैं। ये होता है 0.75, 75% ऑफ जो आपका बॉटम पे है, गामा डब्ल्यू आर एस नॉट। सेम इधर भी। तो ये क्या पूछ रहा है हमें, जो साइड स्लोप टू बेड का पूछ रहा है। तो साइड स्लोप पे कितना है, टाउ डैश कितना होता है, 75% ऑफ जो आपका फॉर्मूला लिख देता हूँ, गामा डब्ल्यू आर एस नॉट। और गामा डब्ल्यू आर एस नॉट कितना है, टाउ के बराबर। हमें क्या पूछ रहा है, टाउ डैश बाई टाउ कितना हो जाएगा, 0.75। ये ध्यान रखना भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्पेसिंग ऑफ टाइल ड्रेन्स टू रिलेटिव वाटर लॉग्ड लैंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब इसमें तो फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए। अगर आप लोगों को स्पेसिंग ऑफ टाइल ड्रेन्स का फॉर्मूला पता होगा तो होता है 4k बाई क्यू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मुझे क्लियरली फॉर्मूले में दिख रहा है कि S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K। तो हमको यही क्वेश्चन पूछ रहा है ये इसमें। तो यहाँ पे देखिए, बोल रहा है द स्पेसिंग ऑफ टाइल ड्रेन्स टू रिलेटिव वाटर लॉग्ड लैंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल टू बी ड्रेन्ड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, के डी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, डी। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ फील्ड मेजर्स 40 हेक्टेयर व्हेन 8 मीटर क्यूब सेकंड वाटर वाज सप्लाइड फॉर 6 आवर एंड 30 सेंटीमीटर वाटर was stored in the root zone. The field application efficiency is nearly 2. हमें फील्ड एप्लीकेशन एफिशिएंसी बतानी है। तो चलो फील्ड एप्लीकेशन एफिशिएंसी के लिए देखते हैं। देखो, जब भी मान लो कोई आपका इस तरीके से कैनाल है, मैं थोड़ा सा रेफरेंस दे देता हूं, जरा ध्यान रखना। सपोज ये आपका रिवर है, रिवर से क्या आता है, मेन कैनाल, मेन कैनाल से क्या जाती है, ब्रांच कैनाल, ब्रांच कैनाल से क्या जाता है, डिस्ट्रीब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूटरी से क्या आएगा, वाटर कोर्स, वाटर कोर्स के बाद क्या आएगा आपका फील्ड। ये आपका फील्ड है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे हमने कैनाल हेड बना रखा है, ये आपका डाइवर्जन वर्क है। डाइवर्जन वर्क जनरली आपका वियर एंड बैराज होगा। तो हम वाटर को डाइवर्ट करने के लिए, क्या, वाटर को डाइवर्ट करने के लिए जो है डाइवर्जन वर्क बनाते हैं। ये क्या है आपका डाइवर्जन वर्क। क्या होगा, वियर एंड बैराज, ठीक है। अब जब वाटर जाएगा तो ये कौन सी हमारी मेन कैनाल, ये कौन सी हमारी ब्रांच कैनाल, ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटरी हो गई, ये हमारा वाटर कोर्स हो गया, और फिर हमारा जो है फील्ड आ गया। अब मान लो तुमने पानी यहाँ से सप्लाई किया VI, इतना वॉल्यूम डाइवर्ट किया,
क्या खेत में उतना ही पानी पहुंचेगा? खेत में जो पानी पहुंचा वो VF है। तो एक्चुअली में होता क्या है, जब भी वाटर यहाँ से जाएगा तो लगातार इसमें क्या होंगे, लॉसेज होंगे। कौन से? सीपेज लॉसेज, इवेपोरेशन लॉसेज, ठीक है, हम क्या बोलते हैं इनको, कन्वेयंस लॉसेज। पानी को लेके जाने में जो लॉसेज हुए उनको हम क्या बोलते हैं, कन्वेयंस लॉसेज। तो यहाँ से हमारी एक एफिशिएंसी आती है, कन्वेयंस एफिशिएंसी। वो क्या होती है कि कितना पानी आपने खेत में, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर खेत में जो है डाइवर्ट किया, और कितना आपने जो है सॉरी कितना खेत पानी में आपने अप्लाई किया, और कितना वाटर आपने कैनाल के हेड से डाइवर्ट किया था। तो ये तो होगी कन्वेयंस। हमको पूछ रहा है फील्ड एप्लीकेशन एफिशिएंसी। अब क्या होगा, जरा ध्यान से देखो। अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन यहाँ से इस तरीके से कट करूँ, तो ये साइड पे आपका क्या है, लैंड है, ये आपकी क्रॉप है, ये आपका रूट जोन है सपोज, ठीक है। आपने जो वाटर सप्लाई किया लैंड के ऊपर वो VF था, लेकिन क्या सारा पानी स्टोर होगा क्या रूट जोन में? नहीं, कुछ वाटर कहाँ चला जाएगा, नीचे परकोलेट करके। जो स्टोर हुआ उसको मैं VS से लिख रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन इज VS, और जो सप्लाई किया आपने वो है F। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, VS वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन अपॉन जितना पानी आपने सप्लाई किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 भी है भाई, उसका रेशियो क्या होता है, फील्ड एप्लीकेशन एफिशिएंसी। तो हमको क्या पूछा, फील्ड एप्लीकेशन एफिशिएंसी, वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड और कितना सप्लाई किया, और वो ऊपर हमको डेटा दे रखा है, बस निकाल लो। तो सबसे पहले निकालते हैं, देखिए पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड। अब मेरे भाई कितना पानी था, कितना डेप्थ है, 30 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज करो इसको, ये मीटर में आ गया। एरिया कितना है, 40 हेक्टेयर, हेक्टेयर को भी मीटर स्क्वायर में चेंज करो। तो ये देखो, ये हो गया आपका मीटर, मीटर स्क्वायर कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा मीटर क्यूब। इसको सॉल्व करो, ये आएगा आपका 1 2, चेक कर लेना कितना आ रहा है, ठीक है, इतना। ओके नेक्स्ट। अब हमको हमें पता है कि हमने डिस्चार्ज कितना सप्लाई किया, इतना, कितने टाइम तक किया, इतने टाइम तक। तो सप्लाई, जब भी हम बात करते हैं वॉल्यूम सप्लाई, वॉल्यूम सप्लाइड, वो क्या होता है, डिस्चार्ज इनटू टाइम, मीटर क्यूब पर सेकंड, सेकंड से सेकंड काट देंगे, इस वॉल्यूम में आ जाएगा मीटर क्यूब में। और यहाँ पे हमें डेप्थ था, एरिया दे रखा था, मीटर क्यूब में हमने कर दिया। डिस्चार्ज कितना है, 8, कितने घंटे के लिए दिया, 6 घंटे के लिए। ये मीटर क्यूब पर सेकंड में है, ध्यान रखना। तो ये आवर है, इसको भी सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो 6 घंटे में कितना, 60 मिनट 60 सेकंड, तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो गया। अब ये कट जाएगा तो मीटर क्यूब में आंसर आएगा। ये कितना आ रहा है आपका, ये आ रहा है आपका 172,800 मीटर क्यूब। बस अब क्या है, अब तो बहुत ही आसान है। फील्ड एप्लीकेशन एफिशिएंसी वो कितनी हो जाएगी आपकी, वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाइड। तो कितना है भाई वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाइड, स्टोर कितना हुआ 1200 ये, और आपका 172,800 मल्टीप्लाई बाय 100। आप सॉल्व करो इसको, ये आई थिंक 70% आएगा, चेक कर लेना इसको एक बार, ठीक है, 70% के आसपास आएगा ये। ओके, तो ये हो गया भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग डाउनस्ट्रीम शीट पाइल इन अ बैराज। ओके, तो यहां पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग डाउनस्ट्रीम शीट पाइल इन बैराज। अच्छा, यहां देखिए, ये है आपका फ्लोर, ये है आपका बैराज, ऊपर बना दिया हमने। अब ये बात कर रहा है कि जो ये डाउनस्ट्रीम पाइल है, ये जनरली हम क्यों देते हैं। देखो भाई, अभी ये मान के चलो कि ये पाइल सपोज मैंने नहीं दे रखी है, तो क्या चेंजेस आएंगे जरा देखिए। ये आपका ग्राउंड है, वाटर क्या करेगा, यहां से सीप करेगा, जो पोर्स हैं उनके थ्रू सीप करेगा, और ये परमिएबल सॉइल में ही देखने को मिलेगा, ठीक है।
और एक पार्टिकल जो बिल्कुल यहाँ पे एग्जिट पे होगा, इस पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा सीपेज फोर्स। इसका वेट जो होगा वो होगा सबमर्ज वेट ऑफ पार्टिकल। जब सीपेज फोर्स ग्रेटर हो जाएगा सबमर्ज वेट ऑफ पार्टिकल से, उस समय इस पार्टिकल को धक्का मार के ये बाहर निकाल देगा और फिर पार्टिकल यहाँ से भी निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे पीछे की तरफ क्या हो जाएगी, पाइपिंग हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, पाइपिंग। तो इस पाइपिंग या अंडरमाइनिंग को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, जरा देखिए। इस पाइपिंग और अंडरमाइनिंग को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, जरा देखिए। तुम्हें पता होना चाहिए जब भी वाटर फ्लो करेगा तो फ्लो करेगा एक ग्रेडियंट के साथ। ग्रेडियंट क्या होता है आपका, हेड लॉस अपॉन लेंथ। ठीक है, अगर मैं किसी तरीके से लेंथ ऑफ फ्लो बढ़ा दूं तो आपका क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट कम हो जाएगा। ग्रेडियंट कौन सा, एग्जिट ग्रेडियंट। तो हमें एग्जिट ग्रेडियंट कम से कम रखना है। ठीक है, अब लेंथ ऑफ फ्लो कैसे बढ़ाई जाएगी, तो हम क्या करते हैं, यहां पे डाउनस्ट्रीम पे पाइल देते हैं, जिससे क्या होगा, लेंथ ऑफ फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ये देखिए, तो लेंथ ऑफ फ्लो जब बढ़ेगा तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कम होगा, एग्जिट ग्रेडियंट कम होगा, जिससे पाइपिंग फेलियर होने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे हमेशा। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो यहाँ पे वो पार्टिकल नहीं था, जब मैंने बोला था कि सीपेज फोर्स लग रहा है, जिस समय सीपेज फोर्स आपका सबमर्ज वेट ऑफ पार्टिकल के बराबर होता है, उस टाइम पे जो ग्रेडियंट है उसे बोलते हैं हम क्रिटिकल ग्रेडियंट। बिल्कुल वर्ज पे है, सीपेज ज्यादा हो गया तो पार्टिकल को बाहर निकाल देगा, सबमर्ज ज्यादा हो गया तो रह जाएगा, बिल्कुल क्रिटिकल सिचुएशन है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो ये क्रिटिकल ग्रेडियंट है आपका एग्जिट ग्रेडियंट इससे छोटा होना चाहिए, क्योंकि ग्रेडियंट मतलब देखो, ग्रेड ऐसा होगा, ज्यादा ग्रेडियंट तेजी से पानी बहेगा, ग्रेडियंट कम कर दो तो फिर पानी धीरे धीरे बहेगा। ठीक है, वही इसी तरीके से हमें क्या, एग्जिट ग्रेडियंट को कम करना है, ताकि मैं क्या प्रिवेंट कर सकूं, पाइपिंग फेलियर प्रिवेंट कर सकूं। नो पाइपिंग फेलियर विल अकर, अगर ऐसा किया आपने तो। ये हम कैसे करते हैं, जब भी मैं लेंथ ऑफ फ्लो बढ़ाऊंगा, ग्रेडियंट कम 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 बिल्कुल ही कम कर दो एग्जिट ग्रेडियंट को। ठीक है, जिससे आपका क्या होगा, आपका अंडरमाइनिंग नहीं होगी, पाइपिंग फेलियर नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए, टू कंट्रोल फेलियर ड्यू टू पाइपिंग बाय हाई वैल्यू ऑफ एग्जिट ग्रेडियंट, टू स्टॉप फेलियर टू अपलिफ्ट, अपलिफ्ट तो होगा नहीं, तो इसका आंसर ए ही बनेगा। टू कंट्रोल फेलियर ड्यू टू पाइपिंग, पाइपिंग से फेलियर जो हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, डाउनस्ट्रीम पाइल देते हैं। और हाई वैल्यू ऑफ एग्जिट ग्रेडियंट, हाई वैल्यू नहीं होना चाहिए था वैसे, एग्जिट ग्रेडियंट को तो हम कम कर रहे हैं तभी तो ये दे रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना इसका, यहाँ पे लेस वैल्यू, अगर कंपैरिजन करेंगे क्रिटिकल से कंपैरिजन करेंगे तो कम ही होना चाहिए। अगर एग्जिट ग्रेडियंट ज्यादा हो गया क्रिटिकल से तो पार्टिकल बाहर निकल जाएगा, फिर आपका पाइपिंग फेलियर होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। तो पाइपिंग फेलियर को कंट्रोल करने के लिए हम क्या देते हैं, डाउनस्ट्रीम पाइप। अब दूसरा केस आता है कि अगर मुझे एक और चीज है, कभी कभार जैसे अपलिफ्ट के बारे में बोल दिया उसने, मान लो ये आपका फ्लोर है, ये आपका बैराज है और ये वाटर है आपका। जब भी वाटर यहां से सीप करेगा तो ये एक अपलिफ्ट प्रेशर फोर्स लगाएगा, जिससे इतना फोर्स होता है कि आपका वियर का फ्लोर जो है वो उठ जाएगा, बैराज का फ्लोर उठ जाएगा और बह जाएगा पूरा नीचे। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम जनरली क्या करते हैं, हम अपस्ट्रीम पाइल देते हैं। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, या तो मैं अपस्ट्रीम पाइल लगाऊंगा या फिर मैं थिकनेस ऑफ फ्लोर बढ़ा दूंगा। थिकनेस से वेट बढ़ जाएगा पूरे वियर का या बैराज का, वेट बढ़ जाएगा, तो वेट बढ़ाओ या फिर अपस्ट्रीम पाइल लगाओ। ये दो काम हो सकते हैं अपलिफ्ट को रोकने के लिए। और डाउनस्ट्रीम के लिए क्या काम हो सकता है, डाउनस्ट्रीम यानी पाइपिंग को रोकने के लिए लेंथ ऑफ फ्लोर बढ़ा दो। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था भी एग्जिट ग्रेडियंट क्या होता है, हेड लॉस अपॉन लेंथ। लेंथ बढ़ाओगे तो एग्जिट ग्रेडियंट क्या होगा, कम। लेंथ ऑफ फ्लोर बढ़ा दो या फिर डाउनस्ट्रीम पाइल लगा दो। तो अपस्ट्रीम पाइल और थिकनेस जो होती है रिलेटेड है अपलिफ्ट प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए। डाउनस्ट्रीम पाइल और आपका लेंथ ये रिलेटेड होता है पाइपिंग फेलियर से। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखनी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ चैनल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चैनल designed by Lacy theory has a velocity of 0.88 meter per second, the silt factor 1.1, the hydraulic mean depth। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन है। हमें हाइड्रोलिक मीन डेप्थ पूछ रहा है आर, तो ये होता है 5/2
वी स्क्वायर बाय एफ। तो यहाँ पर रखो 5/2, वी हमको दे रखा है 0.88 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफ सिल्ट फैक्टर 1.1। इसको सॉल्व करो और बताओ कितना आंसर आ रहा है। यह आएगा आपका 1.76 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द लेसी इन रिजीम कंडीशन द सिल्ट इज केप्ट, ऑप्शन दे रखा है, silt is kept in suspension by vertical component of eddies. Entire cross section of the channel is generated at the all point by the force normal to the wetted perimeter. कौन सा जो है इसका सही आंसर होगा भाई? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये। अब बताइए लेसी रिजीम कंडीशन। अब यहाँ पे देखो, जब भी आपका कैनाल इस तरीके से वाटर कैरी करता है तो इसमें क्या होंगे आपके, ये सेडिमेंट होंगे। ठीक है, ऐसा सेडिमेंट होगा। अब जब वाटर फ्लो करेगा तो चैनल के इधर साइड भी बॉटम साइड भी पूरे पूरे पेरीमीटर से क्या जनरेट होंगी, जब वाटर टकराएगा तो क्या जनरेट होगा, एडीज। क्या जनरेट होंगे, एडीज, जो कैनेडी ने कंसीडर नहीं किया था। कैनेडी ने साइड स्लोप को कंसीडर नहीं किया था, सिर्फ बेड स्लोप को कंसीडर किया था। इसने साइड स्लोप को भी कंसीडर किया है और बॉटम को भी कंसीडर किया। तो यहाँ पे लिखा हो सिल्ट केप्ट इन सस्पेंशन। ये फोर्स क्या करेगा, सिल्ट को सस्पेंशन में ही रखेगा। ये एडी जो जनरेट हो रही है, और जो ये एडी जनरेट हो रही होगी ये पूरे पेरीमीटर से हो रही होगी। तो क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the regime scar depth for the channel in the soil with silt of unity, silt factor of unity any one, and the carrying 8 meter square per second of discharge intensity accordance with the Lacy regime theory। भाई यहाँ पे देखो, ये हमको फॉर्मूला जो लगाना पड़ेगा वो यही फॉर्मूला लगेगा इसमें आपका regime scar depth। स्कार डेप्थ, इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, 1.35 क्यू स्क्वायर बाई एफ की पावर 1/3। 1.35 क्यू, क्यू कितना दे रखा है, 8 का स्क्वायर, ये 1 दे रखा है यूनिटी, 1/3। तो 8 का स्क्वायर 64 की डिवाइड बाई 1/3, आई थिंक 4 मल्टीप्लाई करोगे इससे तो ये आएगा 5 पॉइंट समथिंग आएगा ना, हाँ 5.4। आंसर होगा आपका 5.4 मीटर। तो जो स्कार डेप्थ होगी वो होगी 5.4 मीटर। तो ये फॉर्मूला यूज होता है, कई बार ये फॉर्मूला पूछा, या तो सिर्फ फॉर्मूला भी ध्यान रखोगे बहुत बड़ी बात है, क्योंकि फॉर्मूला ही मेजरली पूछेगा तुमसे, तो ये भी ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये बोल रहा है इन अ canal irrigation project 76 of the cultivable command area remained without 76 of cultivable command area remained without water during खरीफ सीजन। तो एक्चुअली में इरिगेशन कितने में हुआ होगा, यहाँ पे देखो ये बोल रहा है 76% में हुई नहीं, क्या बोलते हैं, इरिगेशन। ठीक है, ओके तो हमें इरिगेशन इंटेंसिटीज बतानी। इंटेंसिटी होती क्या है, एक्चुअली में कितना एरिया इरिगेट हुआ, ठीक है, वही आपकी इंटेंसिटी होती। कौन सा एरिया, कल्चरेबल कमांड एरिया। दिमाग में ध्यान रखना, कितना कल्चरेबल कमांड एरिया आपका एक्चुअली में इरिगेट हुआ है, उसी को हम बोलते हैं इरिगेशन इंटेंसिटी। अब खरीफ सीजन की बात करें तो हम क्या लिखेंगे, इरिगेशन इंटेंसिटी इन खरीफ सीजन, ऐसे लिखते हैं ना, ज़्यादा बेटर रहेगा। इरिगेशन इंटेंसिटी इन खरीफ सीजन कितनी हो जाएगी, 100 माइनस कितना नहीं हुआ 76, तो हुआ कितना होगा 24%। अच्छा, फिर बोल रहा है एंड 58% ऑफ कल्चरेबल कमांड एरिया रिमेन्ड विदाउट वाटर ड्यूरिंग रबी सीजन।
तो अब बात करते हैं इरिगेशन इंटेंसिटी इन रबी सीजन की। तो ये कितना है 100 माइनस कितना है ये 58, कितना हो जाएगा 42%। तो ये बोल रहा है आपका व्हाट इज द एनुअल इंटेंसिटी। तो जो एनुअल इंटेंसिटी हो जाएगी आपकी इरिगेशन इंटेंसिटी, वो इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 66%। आंसर क्या होगा सी। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट बोल रहा है लीचिंग इज द प्रोसेस। लीचिंग क्या होता है? तो देखो, जब वाटर, मान लो आपका इरिगेशन वाटर आपने छोड़ा, उसमें सॉल्ट्स हैं, तो सॉल्ट्स क्या हो जाएंगे, लैंड में जो आपके क्या बोलते हैं पोर्स होते हैं उनमें फंस जाते हैं, नॉन कैपिलरी पोर्स में, क्योंकि कैपिलरी में सिर्फ वाटर होगा। तो अब हम क्या करें, तो हम क्या करते हैं फ्रेश वाटर लेके आते हैं, उसको लैंड के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो मैंने क्या करना है, जो ये टेक्निक है, बस कुछ नहीं करना। यहाँ पे देखिए, ये आपका प्लांट है, ये आपका रूट जोन है, कैपिलरी पोर्स में तो पानी होगा भाई, ये छोटे पोर्स में सिर्फ पानी होगा, और जो नॉन कैपिलरी पोर्स हैं आपके, उनके अंदर सॉल्ट्स होगा, सॉल्ट इसके अंदर होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इरिगेशन करेंगे। कैसे? फ्रेश वाटर की, फ्रेश वाटर, बिल्कुल क्लीन वाटर, वो क्या करेगा, सॉल्ट इधर ही से जाएगा, नॉन कैपिलरी पोर्स होते हैं, कहाँ पहुँचा देगा उसको, सीधा ग्राउंड वाटर टेबल में, जिससे हम, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लीचिंग। तो बाय विच एल्कली सॉल्ट इन द सॉइल कम अप विद वाटर, नहीं, और द ड्रेनेज ऑफ एक्सेस वाटर ऑफ इरिगेशन, नहीं, विच कंट्रोल द वाटर लॉगिंग, वाटर लॉगिंग से तो कुछ लेना देना है नहीं। बाय विच एल्कली सॉल्ट प्रेजेंट इन सॉइल आर डिजॉल्व एंड ड्रेन अवे, तो यही क्या होता है, आपका लीचिंग होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब ये सिंपल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश क्रॉप। अब कैश क्रॉप क्या होती है, तो देखो, अगर कोई क्रॉप है, अगर मान लो कोई क्रॉप है, पर्टिकुलर क्रॉप, जिसको मुझे फर्दर प्रोसेसिंग के लिए मार्केट में भेजना ही पड़ेगा, जिसको मैं डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकता, जैसे टी, कॉफ़ी, शुगर केन, कॉटन, तो उसको फर्दर प्रोसेसिंग के लिए भेजना ही पड़ता है, उसे बोलते हैं आपका कैश क्रॉप, उसे क्या बोलते हैं, कैश क्रॉप। तो यहाँ पे देखो, जूट कैश क्रॉप है, टी कैश क्रॉप है, शुगर केन कैश क्रॉप है। ये बोल रहा है कौन सी कैश क्रॉप नहीं है, तो वो है आपका राइस। राइस आपका कैश क्रॉप नहीं होता है। धान जब घर में होता है तो उसे कूट के वैसे ही कंज्यूम कर सकते हैं, पर गन्ने का आप चीनी बना दोगे, नहीं बन सकती, तो बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, उसको फर्दर प्रोसेसिंग के लिए भेजना ही पड़ेगा। जेरेट डायग्राम आर यूज फॉर द ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ डिजाइन इक्वेशन ऑफ कैनाल बाय। अब ये तुम्हें पता है, जेरेट डायग्राम ये ग्राफिकल तरीका है जिससे हम क्या करते हैं, कैनाल को डिजाइन करते हैं। और किसके बेसिस पे होता है, ये आपका कैनेडी थ्योरी के। ठीक है, तो ये हम कैनेडी थ्योरी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन नॉर्दर्न प्लेन्स द ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ कोर वाटरिंग फॉर द व्हीट। अब कोर वाटरिंग क्या होता है, जरा ध्यान से सुनो, या कोर डेप्थ होता क्या है, देखो, जब हम किसी क्रॉप को बोते हैं उसे बोलते हैं सोइंग। जब हम कट करते हैं उसे बोलते हैं हार्वेस्टिंग। अब कभी कभी क्या होता है, हमारे लैंड में इनफ मॉइस्चर सब अवेलेबल नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, हम बोने से पहले क्या करते हैं, इरिगेशन करते हैं। इसको बोलते हैं पेलियो इरिगेशन। ठीक है, शोइंग के कुछ समय बाद जब आपकी क्रॉप कुछ सेंटीमीटर हाइट की हो जाती है, तो जो हम वाटर डेप्थ सप्लाई करते हैं, जो हम पानी देते हैं, इसको बोलते हैं कोर वाटरिंग। जितनी डेप्थ का देते हैं उसे बोलते हैं कोर डेप्थ, और जितने टाइम में देते हैं उसे बोलते हैं कोर पीरियड। तो ये कोर वाटरिंग की ही बात कर रहा है। तो वीट के लिए कितना होता है कोर वाटरिंग, हमेशा ध्यान रखना,
कोर वाटरिंग, ये तीनों के लिए मैं लिख देता हूँ। देखो राइस के लिए होता है 19 सेंटीमीटर, वीट के लिए होता है आपका 13.5 सेंटीमीटर, और शुगर केन के लिए तुम्हें पूछ सकता है शुगर केन, इसके लिए होता है आपका 16.5 सेंटीमीटर। तो तीनों का ध्यान रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा 13.5 सेंटीमीटर, हमें वीट का पूछा हुआ है। आगे चलते हैं भाई। द इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन मीन्स, ये थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, कल्चरेबल कमांड एरिया एक्चुअली में कितना इरिगेट हुआ है वही होता है, ना ग्रॉस कमांड एरिया ना नॉन कल्चरेबल कमांड एरिया, सिर्फ और सिर्फ कल्चरेबल कमांड एरिया जिसमें एक्चुअली में खेती हो रही है, वो एक्चुअली में कितना इरिगेट हुआ है उसी को हम क्या बोलते हैं, द इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, द परसेंटेज ऑफ कल्चरेबल कमांड एरिया टू बी इरिगेटेड एनुअली। तो इसका मतलब यही आंसर है, बाकी हमको कंसेप्ट हिलाना ही नहीं अपना। बाकी ऑप्शन देखो, ग्रॉस लिखा हुआ है, दोनों लिखा हुआ है, बस। तो आंसर क्या हो जाएगा ए। इन रिजिड मॉड्यूल द डिस्चार्ज, अब देखो मॉड्यूल कई बार देखो तुम्हें पूछेगा, तो डिस्ट्रीब्यूटरी और वाटर कोर्स के बीच में हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे बोलते हैं आउटलेट। आउटलेट ऑल्सो नोन एज मॉड्यूल। तीन टाइप के होते हैं, रिजिड, सेमी रिजिड और आपका क्या बोलते हैं नॉन मॉड्यूल टाइप, नॉन मॉड्यूल आउटलेट, सेमी रिजिड और रिजिड। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं रिजिड की, देखो सबसे पहला अगर मैं नॉन मॉड्यूल की बात करूं तो मैं समझा देता हूं यहीं पे तुम्हें डायरेक्ट, ताकि तुम्हें हमेशा ध्यान रहे ये चीज। इस तरीके का है हमारा वो स्ट्रक्चर सपोज, ठीक है। इससे पहले क्या होगी आपकी डिस्ट्रीब्यूटरी, इसके बाद क्या होगा आपका वाटर कोर्स। तो वाटर कोर्स पे जो डेप्थ है उसे हम किससे दिखाते हैं, एच से, और यहाँ पे जो डेप्थ है उसे मैं दिखा रहा हूँ वाई से। इधर है डिस्ट्रीब्यूटरी, इधर क्या है वाटर कोर्स। अगर ध्यान से सुनना, जो इसमें वाटर डिस्चार्ज हो रहा होगा अगर वो दोनों की डेप्थ पे डिपेंड कर रहा है तो उसे बोलते हैं नॉन मॉड्यूल। अगर वो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटरी के हेड पे डिपेंड कर रहा होगा उसे बोलते हैं आपका सेमी रिजिड। और अगर वो दोनों की डेप्थ से इंडिपेंडेंट होगा तो उसे बोलते हैं हम रिजिड आउटलेट या फिर रिजिड मॉड्यूल। तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर लेवल इन द डिस्ट्रीब्यूटरी एंड वाटर कोर्स। दोनों से इंडिपेंडेंट है तो वो रिजिड होगा, दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है तो वो नॉन मॉड्यूल होगा, अगर सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटरी के ऊपर डिपेंडेंट है तो वो आपका सेमी रिजिड होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर लेवल इन डिस्ट्रीब्यूटरी एंड वाटर कोर्स, राइट। नेक्स्ट, लेन्स वेटेड क्रीप थ्योरी एज्यूम, क्या एज्यूम करती है भाई। देखो लेन ने जब थ्योरी दी तो बिलाइस के थ्योरी में एक ही, उसने बिलाइस ने क्या बोला था, वाटर क्रीप अलोंग द फाउंडेशन थ्रू द सबसॉइल, क्रीप करते हुए जाता है। लेकिन उसने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्रीप में डिफरेंशिएट नहीं किया, वो इसने किया। इसने क्या बोला, इसने ये बोला देखो जैसे मान लो ये आपका फाउंडेशन है नीचे, पहले मैं बना देता हूँ फ्लोर, ये आपका वियर है, ये आपकी पाइल्स हैं। तो बिलाइस ने क्या बोला था, वाटर क्रीप करता है, ऐसे क्रीप करता है, थ्रू सबसॉइल। अब उसने सबकी वैल्यू सेम ली, लेंस आया, उसने बोला कि भाई जब वाटर वर्टिकली जाएगा तो वो ज्यादा हेड लॉस कॉज करेगा, जो हॉरिजॉन्टल जाएगा पानी वो कम हेड लॉस कॉज करेगा। तो कितना होता है, इसने वेटेड फैक्टर दिया है इसके लिए। तो अगर मैं लिखूं हॉरिजॉन्टल क्रीप और वर्टिकल क्रीप, तो अगर मैं बात करूं वेटेड फैक्टर की, जो जिसकी वजह से हम इसको लेंस वेटेड क्रीप थ्योरी भी बोलते हैं, तो इसने क्या बोला, हॉरिजॉन्टल क्रीप 1/3 होगा वर्टिकल क्रीप के। यानी अगर 100% वर्टिकल क्रीप कर रहा है तो हॉरिजॉन्टल क्रीप उसका सिर्फ 33% ही कर सकता है। यानी कौन ज्यादा होगा, वर्टिकल क्रीप। कितना ज्यादा, 3 गुना ज्यादा, किससे, हॉरिजॉन्टल क्रीप से। तो यहाँ पे अगर तुम देखो इक्वल वेटेज, इक्वल तो होता ही नहीं, डबल वेटेज, डबल भी नहीं होगा, ट्रिपल वेटेज टू हॉरिजॉन्टल क्रीप एंड 1 वेटेज टू, नहीं ट्रिपल क्यों, 1/3 होता है ना,
ट्रिपल वेटेज टू वर्टी, हाँ ये सही है। अगर मैं इधर लेके जाऊं तो ये ट्रिपल टाइम्स है, ये 1 टाइम्स है। तो ट्रिपल वेटेज टू वर्टिकल क्रीप एंड 1 वेटेज फॉर हॉरिजॉन्टल क्रीप, डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है यूजफुल सॉइल मॉइस्चर फॉर द प्लांट ग्रोथ इज, ये मैं तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था कि जो यूजफुल वाटर होता है जो प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो कैपिलरी वाटर होता है, या हम उसको अवेलेबल वाटर भी बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट इफ, अब देखो ये क्वेश्चन आ गया आपका लाइन चैनल से है। अब या तो तुम इसका फॉर्मूला याद रख लो भाई, या फिर इसको कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे जरा देखो, मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ तुमको थोड़ा सा। यहाँ पे जरा देखिए, ये क्या बोल रहा है, अ स्ट्रेट साइड ऑफ ट्राइंगुलर सेक्शन ऑफ लाइन कैनाल विद सर्कुलर बॉटम ऑफ रेडियस आर मेक एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पूछ रहा है तुमको। यहाँ देखो लाइन चैनल क्या होता है, पक्का चैनल। इस तरीके से हमने लाइनिंग कर रखी है पूरी, इसमें ये अंदर से लाइनिंग हो रखी है। और जब भी हम लाइन चैनल बनाते हैं ना, तो हम बॉटम से उसे क्या कर देते हैं, यहाँ से राउंड ऑफ कर देते हैं, ऐसा राउंड ऑफ कर देते हैं, ठीक है। ये है इसके अंदर पानी, ठीक है। ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये थीटा है, ये थीटा है। ये आपका अगर क्या बोलते हैं 90 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 90 है तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये क्या हो जाएगा थीटा, ये क्या हो जाएगा थीटा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये तो 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। ओके, तो ये 90 डिग्री 90 डिग्री 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा थीटा थीटा। अच्छा ये 2 थी। अब ये जो डिस्टेंस है हमारी, ये क्या है, ये रेडियस हमको आर दे रखी है भाई, ठीक है। अब देखो 2 थीटा, पहले ये ध्यान से सुनो, टोटल एंगल सर्कल का, क्योंकि देखो एक कर्वेचर टाइप का बन रहा है, टोटल एंगल सर्कल का कितना होता है 360। 360 को कैसे लिखते हैं हम, 2 पाई से। 2 पाई के ऊपर कितना एरिया होता है, पाई आर स्क्वायर। 360 पे पाई आर स्क्वायर। 2 थीटा पे निकालना है तो पहले 1 पे निकाल लो। 1 पे कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई। हमें कितने पे चाहिए, 2 थीटा पे। 2 थीटा पे कितना एरिया होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे तो 2 थीटा से भी तो मल्टीप्लाई होगा, 2 थीटा। काटो इसको, ये कितना हो जाएगा 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया आर स्क्वायर थीटा। यानी इस सेक्टर का एरिया मैंने निकाल दिया, ये जो अंदर दिख रहा है इसका एरिया मैंने निकाल दिया। अब मुझे इस ट्राइंगल का बाहर वाले का इसका एरिया निकालना है। अब ये देखो ये 90 डिग्री है, ये कितना आर है हमारा दे रखा। थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। हमें क्या चाहिए, बेस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर बेस, तो ये किस पे लगेगा, कॉस थीटा लगाएंगे ना। कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर अपॉन, नहीं कॉस थीटा, तो कॉस थीटा नहीं लगेगा, इसमें हम लगाएंगे सीधा टेन थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस है टेन थीटा। टेन थीटा परपेंडिकुलर कितना है आर, बेस कितना है आपका, मान लो इसको मैं बोल देता हूँ ए बी, और ये भी सेम होगा, इसको भी मैं ए बी ही लिख रहा हूँ फिलहाल के लिए। जितना ये होगा उतना ये भी होगा, तो ये कितना हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी। ए बी निकालोगे तो ये हो जाएगा आर अपॉन टेन थीटा। इसको सॉल्व करो, ये हो गया आर कॉट थीटा। तो इधर भी कितना है आर कॉट थीटा, इधर भी कितना आर कॉट थीटा। अब मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो इसका एरिया देखो कैसे निकलेगा, हाफ इंटू बेस कितना निकाला अभी, आर कॉट थीटा। हाइट कितनी है आर, ये हो जाएगा आपका। अब देखो एरिया एक ये है एक ये है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, काट दिया, कितना बन जाएगा ये आर स्क्वायर कॉट थीटा। दोनों को ऐड कर दो, इस सेक्टर का दोनों का एरिया निकाल रखा है, तो ये है आर स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉट थीटा, आर स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा। ये हो जाएगा आपका एरिया।
यानी आंसर क्या हो जाएगा डी। पर वैसे आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सीधा याद ही रखना पड़ेगा भाई ये सीधा। तो जनरली आर को क्या हम लिखते हैं डेप्थ के टर्म में लिखते हैं। तो क्लास में जब भी आपने सॉल्व किया होगा तो इस फॉर्मूले को कैसे सॉल्व किया होगा, वाई स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा, यही ध्यान रखना है तुम्हें, डायरेक्ट फॉर्मूला ही ध्यान रखना है। पेरीमीटर निकालना तो और आसान है इस चैनल का। देखो यहाँ से यहाँ तक कितना था आर कॉट थीटा, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये 2 थीटा है, 2 थीटा इंटू आर कर दो 2 आर थीटा प्लस ये क्या कर दो आर कॉट थीटा। तो पेरीमीटर भी निकाल सकते हो, सब कुछ निकल सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफेक्टिव प्रेसिपिटेशन फॉर द क्रॉप मे बी डिफाइंड एज, इफेक्टिव प्रेसिपिटेशन किसे बोलते हैं भाई। देखो इफेक्टिव रेनफॉल की ही बात कर रहे हैं एक हिसाब से। यहाँ पे जरा देखो, ये लैंड है आपका, ये क्रॉप है, ये आपका रूट जोन है पूरा। अब मान लो रेनफॉल हुई, इसमें से क्या क्या होगा, कुछ वाटर का तो रन ऑफ हो जाएगा, रन ऑफ निकल हो गया, कुछ आपका इवेपोरेशन भी हो जाएगा, कुछ आपका परकोलेशन भी हो जाएगा। तो अगर मुझे निकालना है इफेक्टिव कितना बचेगा सॉइल के अंदर, आर ई जो एक्चुअली में सॉइल के अंदर बचेगा, कितना आया रेनफॉल आर, माइनस कर दो कौन कौन सा, इवेपोरेशन लॉस माइनस रन ऑफ लॉस माइनस जो भी आपका परकोलेशन लॉस है, ये क्या होगा इफेक्टिव रेनफॉल। इफेक्टिव रेनफॉल वो रेनफॉल होती है जो एक्चुअली में स्टोर्ड होती है आपकी रूट जोन में। तो टोटल प्रेसिपिटेशन माइनस लॉस नहीं, टोटल प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग क्रॉप पीरियड नहीं, अवेलेबल वाटर स्टोर्ड इन द सॉइल विद इन द रूट जोन ऑफ क्रॉप। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये अवेलेबल वाटर जो एक्चुअली में स्टोर्ड है और जो अवेलेबल है क्रॉप की ग्रोथ के लिए, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अ डिवाइड वॉल इज प्रोवाइडेड। अब डिवाइड वॉल कितने एंगल पे देते हैं भाई, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक रेफरेंस तुम्हारे लिए डायग्राम लेके आ रखा है, यहाँ पे देखिए जरा, ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, सब लोगों को ध्यान से सुनना। देखो यहाँ पे ये है आपका गाइड वॉल, गाइड बैंक जिसे हम बोलते हैं, ये मार्जिनल बंड है। गाइड वॉल क्यों देते हैं, जो आपका रिवर का बैंक है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या देते हैं, गाइड बैंक देते हैं, यानी आपकी इरोजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बैंक में, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम ये देते हैं। और सारा पानी जो है इसी वियर से जाना चाहिए। तो देखो ये बना रखा मैंने वियर, या फिर बैराज मान लो इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ वियर, ठीक है। अब ये एक्सिस ऑफ वियर पे तुम्हें यहाँ पे एक वॉल दिख रही होगी जिसे बोलते हैं डिवाइड वॉल। तो एक्सिस ऑफ वियर के 90 डिग्री पे प्रोवाइड की जाती है डिवाइड वॉल। इस डिवाइड वॉल का काम क्या है, यहाँ पे सारा पानी आएगा, ठहर जाएगा, धीरे धीरे जो सिल्टिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वाटर रुक चुका है, स्टिल पॉकेट क्रिएट करता है ये डिवाइड वॉल। एक आपका जो मेन वियर है और जो ये स्काउरिंग स्लूइस है इसको डिफ्रेंशिएट अलग अलग करता है। तो दो काम है, एक स्टिल पॉकेट क्रिएट करना जिससे सिल्टिंग होगी, और वो सिल्टिंग इस स्काउरिंग स्लूइस से बाहर जाएगी। उसके साइड में आप देख लेंगे ये दे रखा है फिश लैडर, फिश को ऊपर नीचे जाने के लिए फिश लैडर प्रोवाइड करते हैं। कोर्स सिल्ट को हटाने के लिए सिल्ट एक्सक्लूडर देते हैं, और फाइन सिल्ट को हटाने के लिए सिल्ट इजेक्टर प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है डायग्राम में आपको दिख रही होंगी। तो इसका जो पर्टिकुलर आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एट राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ वियर। कहाँ पे देंगे, एट राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ वियर, ठीक है। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट बोल रहा है 20 मीटर लॉन्ग हॉरिजॉन्टल कंक्रीट फ्लो अंडर अ बैराज ऑन अ परमेबल फाउंडेशन रिटेन अ 5 मीटर हेड ऑफ वाटर एंड हैज 5 मीटर डीप डाउन स्ट्रीम एंड पाइल द एग्जिट ग्रेडियंट। यार ये देखो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, एग्जिट ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, जो आपका पीजोमेट्रिक हेड है या जो हाइड्रोलिक हेड है अपॉन डी, ये डी डाउन स्ट्रीम पाइल की डेप्थ है, 1 अपॉन पाई अंडर रूट लैम्डा। अब ये लैम्डा क्या होता है, लैम्डा होता है आपका 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। एल्फा क्या होता है आपका, एल्फा होता है आपका बी बाई डी। तो यहाँ पे जरा देखो, ये बी जो है ये लेंथ ऑफ फ्लोर है, डी जो है आपकी ये डाउनस्ट्रीम पाइल की डेप्थ है, और यहाँ पे जो वाटर का हेड होगा वो एच है। तो बी हमको दे रखा है 20 मीटर लॉन्ग हॉरिजॉन्टल कंक्रीट फ्लोर, 20
बैराज परमियोर फाउंडेशन रिटेन 5 मीटर हेड है, एच हमको 5 दे रखा है, चलो, और ये भी 5 दे रखा है, ठीक है। हेड ऑफ वाटर एंड हैज 5 मीटर डीप डाउन स्ट्रीम पाइप, तो यहाँ पे दे रखा है 5, कितना आ गया ये 4, इसमें पुट कर दो 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 2.56। अब इसको पुट करो ऊपर 1/पाई अंडर रूट 2.56, तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे ना इसको, तो आंसर आएगा 1/5, तो एग्जिट ग्रेडियंट हो जाएगा आपका 1/5, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ द एडवांटेज टू अलाइन द कैनाल अलोंग, तो हमेशा हम एडवांटेज कब मिलता है जब हम कैनाल को किसके अलोंग रखते हैं, रिज लाइन के अलोंग। देखो क्यों, देखो जब भी हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये कोई पहाड़ी है और इसका हाइट वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, रिज पॉइंट। एग्जाम्पल दे रहा हूं बस, ये रिज पॉइंट रिज पॉइंट रिज पॉइंट रिज पॉइंट, रिज पॉइंट को अगर लाइन से जोड़ दो तो उसे बोलेंगे रिज लाइन, और इसके अलोंग अगर मैं कोई कैनाल बना दूं तो उसे बोल देंगे रिज कैनाल। अब फायदा क्या होता है इससे कि मैं इरिगेशन दोनों साइड कर सकता हूँ, लार्ज कल्चरेबल कमांड एरिया कैन बी कवर्ड, ठीक है। तो इसीलिए हम जो है हमेशा किसी भी कैनाल को अलाइन करेंगे तो रिज लाइन के अलोंग ही अलाइन करेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। इन अ शारदा टाइप फॉल द रेक्टेंगुलर क्रस्ट मे बी यूज फॉर, नहीं रेक्टेंगुलर क्रस्ट, अच्छा रेक्टेंगुलर क्रस्ट में भी यूज फॉर द डिस्चार्ज अप टू, कितने डिस्चार्ज के लिए शारदा फॉल यूज होता है। अब तुम्हें याद होगा या तुम्हें याद नहीं भी है तो मैं बता देता हूं थोड़ा सा। जनरली क्या होता है, जब दो बेड को एडजस्ट करना होता है, एक बेड ये है एक बेड ये है, तो हम क्या करते हैं, इन दो बेड को एडजस्ट करने के लिए फॉल बनाते हैं, ठीक है। अब हम इस केस में क्या करेंगे, हम इस केस में जो शारदा फॉल था वो शारदा कैनाल में बनाया था हमने, वो किसमें बनाया था, शारदा कैनाल में, ठीक है। यहां पे हमने क्या किया, इस तरीके से बनाया, मैं स्ट्रेट बना रहा हूं, ये थोड़ा सा ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि यहां पे देखो इस तरीके से। तो मैंने क्या किया, जो वाटर है, क्योंकि फॉल कब बनाते हैं, जब कैनाल के पानी की एनर्जी को डिसिपेट करना होता है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉप रखा कि पानी किस में जा रहा है, ये जो हमारा वाटर कुशन है ना नीचे, इसमें गिर रहा है। तो हमारा काम क्या है, एनर्जी डिसिपेशन का, तो एक तो मैंने एनर्जी डिसिपेशन कर दिया भाई, ठीक है। इस तरीके का होता है हमारा कौन सा, शारदा फॉल, शारदा कैनाल में बनाया गया। इसमें क्या होगा, नीचे हम एक वाटर कुशन बनाएंगे, एनर्जी डिसिपेशन इसी की वजह से होगा, इसी की वजह से एनर्जी को डिसिपेट करेंगे जो ये वाटर कुशन है। इसमें नीचे हम फ्लोर भी बना सकते हैं कंक्रीट का, क्यों, क्योंकि देखो अगर बहुत हैवी डिस्चार्ज होगा, बहुत ही ज़्यादा डिस्चार्ज होगा तो वो नीचे इम्पैक्ट करेगा, तो ज़्यादा डिस्चार्ज के लिए सूटेबल नहीं होता, ये सूटेबल होता है सिर्फ 14 क्यूमेक तक के डिस्चार्ज के लिए, और जिसका ड्रॉप जो है 1.5 मीटर तक होगा। तो इसमें जो ड्रॉप है वो 1.5 मीटर तक होना चाहिए, अप टू 5 मीटर, 1.5 मीटर, और इसमें वाटर कुशन में वाटर गिरेगा, और इससे हम क्या करते हैं, जो है आपकी एनर्जी को डिसिपेट करते हैं, ठीक है। और एनर्जी डिसिपेशन के लिए हम क्या बनाते हैं, कैनाल फॉल बनाते हैं, कैनाल फॉल या कैनाल ड्रॉप बनाते हैं, ठीक है। तो यह है शारदा। बिलाइज थ्योरी ऑफ सीपेज अज्यूम, ये तो हमने थोड़ी देर पहले देखा था भाई, क्या एज्यूम करता है, दोनों का हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल क्रीप हो, दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, दैट्स इट। क्या होना चाहिए, दोनों सेम। तो आंसर क्या हो जाएगा, इक्वल वेटेज टू द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल क्रीप, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट है, अ फॉल इन अ कैनाल बेड इज जनरली प्रोवाइडेड। अब यहाँ पे आ गया हमारे पास क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए, अब तुम्हें और बेटर समझ में आएगा। अ फॉल जनरली हम कब देते हैं, वही चीज़ ये पूछ रहा है आपसे यहाँ पे।
अब देखो, मान लो आपका एक्चुअल ग्राउंड इस तरीके से स्टीप है, ये क्या है आपका स्टीप है ग्राउंड। आपका जो डिजाइंड ग्राउंड है, जो मतलब कैनाल का, देखो अब इतने ज्यादा स्लोप के ऊपर अगर आप पानी छोड़ोगे बहुत तेजी से जाएगा, बहुत तेजी वेलोसिटी के साथ मोमेंटम गेन करेगा, मोमेंटम से काइनेटिक एनर्जी आएगी और आगे जो भी होगा सब कुछ इरोड कर देगा, स्ट्रक्चर होगा उखाड़ देगा बिल्कुल। अब हम क्या करते हैं, देखो जब भी हम डिजाइन करते हैं तो जनरली कैनाल का स्लोप जो होता है ना भाई, कैनाल का स्लोप आपका कम ही होता है, इतना ज्यादा नहीं होता, क्योंकि हम नहीं चाहते उसमें इरोजन हो। तो अगर मैं बात करूं, ये है आपका एक्चुअल स्लोप और ये है आपका डिजाइन स्लोप। अब हमने इनको जो है एडजस्ट करना है। क्या करना है? एडजस्ट। कैसे करेंगे एडजस्ट? अब मैं क्या करूंगा, इस तरीके से, ये अर्थवर्क है, इसको हम क्या करेंगे, यहां लेके जाएंगे, इसको कट करके इधर डालेंगे और ऐसा एक ड्रॉप प्रोवाइड करेंगे जिसे बोला जाता है कैनाल ड्रॉप या कैनाल फॉल। फिर इसको आगे लेके जाएंगे, फिर यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉप प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे। तो जब भी वाटर फ्लो करेगा तो यहाँ से जब गिरेगा तो यहाँ जनरेट क्या होगा आपका, हाइड्रोलिक जंप। और हाइड्रोलिक जंप से हम क्या करते हैं, एनर्जी डिसिपेट करते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, यही है आपका स्ट्रक्चर जिसे बोला जाता है कैनाल ड्रॉप। तो हमेशा कब बनाएंगे, जब आपका एक्चुअल स्लोप ग्राउंड का डिजाइन से ज्यादा होगा। तो यहाँ पे देखो, ग्राउंड स्लोप एक्सीड द डिजाइन स्लोप, ग्राउंड स्लोप एक्सीड ज्यादा है किससे, डिजाइन स्लोप से। तो क्या करेंगे, उसमें कैनाल फॉल बनाएंगे। अगला देखो, when a canal and a drainage approach each other at same level then structure is provided as। देखो यार, जब यहाँ पे जो आंसर होगा एक्वाडक्ट, इसका आंसर होगा लेवल क्रॉसिंग। लेवल क्रॉसिंग में क्या है, देखो इस तरीके से होता है आपका लेवल क्रॉसिंग। यहां से आगे हमारा यहाँ पे होगा, मान लो ये है हमारा वियर, और ये आ रही है आपकी कैनाल। अब कैनाल को हम अलाउ करेंगे मिक्स होने के लिए इस रिवर के पानी के साथ, और फिर यहाँ से आगे भेजेंगे इसको, ठीक है। तो ये होता है। अब देखो, ये भी सेम लेवल पे, ये भी सेम लेवल पे, और इसको बोला जाता है लेवल क्रॉसिंग। हमेशा ध्यान रखना, इसको बोला जाता है लेवल क्रॉसिंग, ठीक है। तो जब क्या बोलते हैं, आपकी कैनाल, ह्यूज कैनाल जब किसी ड्रेन के अंदर मीट करेगी तो हम उस टाइम पे क्या देंगे, आपका लेवल क्रॉसिंग देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, फॉर स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर अगेंस्ट सीपेज प्रेशर अकॉर्डिंग टू खोसला क्रीप द क्रिटिकल ग्रेडियंट इज। भाई जो क्रिटिकल ग्रेडियंट है आपका वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। इसको हमेशा ध्यान रखना, क्रिटिकल ग्रेडियंट जो है आपका वो 1 होना चाहिए। द मोस्ट सुटेबल सेक्शन ऑफ द लाइन कैनाल इज। मोस्ट सुटेबल सेक्शन कौन सा है? अब पीछे हमने ट्राइंगुलर भी देखा था, लाइन चैनल में ट्रेपीजॉइडल भी देखा था। हमेशा ध्यान रखना, जो ट्राइंगुलर चैनल वो छोटे डिस्चार्ज के लिए यूज होते हैं, जो ट्रेपीजॉइडल वो हाई डिस्चार्ज के लिए यूज होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन देखो, ट्राइंगुलर सेक्शन विद सर्कुलर बॉटम फॉर स्मॉल कैनाल। स्मॉल कैनाल मतलब स्मॉल डिस्चार्ज, एक ही बात है। ट्रेपीजॉइडल सेक्शन विद राउंडेड कॉर्नर फॉर लार्ज कैनाल। इसका मतलब है आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड सी। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर लो डिस्चार्ज होगा तो हम ट्राइंगुलर सेक्शन लेते हैं, हाई डिस्चार्ज होगा तो हम ट्रेपीजॉइडल सेक्शन लेते हैं। नेक्स्ट, व्हेन अ कैनाल फ्लोइंग अंडर प्रेशर इज कैरीड आउट बिलो द नेचुरल ड्रेन। अच्छा, कैनाल नीचे है, ड्रेन ऊपर है जनरली। अब देखो ध्यान से सुनना, जिस टाइम पे ऐसा होगा, सपोज मैं दोनों का ऑप्शन बता देता हूं। जिस समय पे आपकी कैनाल ऊपर हो, लाइन डायग्राम बना रहा हूं मैं, चलो थोड़ा डायग्राम बना ही देते हैं। अब जिस समय पे हमारी कैनाल ऊपर हो, ये कैनाल ऊपर है,
कैनाल का हाईएस्ट पानी होता है फुल सप्लाई लेवल, और रिवर का हाईएस्ट पानी होता है वो होता है आपका हाई फ्लड लेवल। तो जब कैनाल ऊपर और रिवर नीचे और HFL आपका जो ये बेड है, HFL कभी भी कैनाल बेड को टच नहीं कर रहा है, तो ये होता है एक्वाडक्ट। ये होता है एक्वाडक्ट, ठीक है। लेकिन अगर किसी केस में सपोज, अब किसी केस में क्या हो सकता है, देखो कि पानी हम ज़्यादा, पानी यहाँ पे आपका, तो उस केस में क्या होता है, बेड को एडजस्ट करना पड़ता है हमको भाई। हम क्या करते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे देखो बेड को एडजस्ट नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस सेक्शन बड़ा है छोटा है, तो पानी जब जमा होने लग जाएगा ऊपर से फ्लो करना लग जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या बनाते हैं, एक ड्रॉप बनाते हैं रिवर के बेड पे, ताकि साइफोनिक एक्शन से जो है वाटर आगे जाए। इसको बोलते हैं साइफन एक्वाडक्ट। तो ये कब था, जब कैनाल ऊपर है रिवर नीचे है, एक्वाडक्ट साइफन एक्वाडक्ट होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं, जो हमको यहां पे बोल रहा है, हमको ये बोल रहा है, ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि कैनाल इज फ्लोइंग अंडर प्रेशर इज कैरिड आउट बिलो ड्रेनेज नेचुरल ड्रेन। तो नेचुरल ड्रेन का मतलब ये कि ऊपर क्या है, वो आपका ऊपर आ गया आपका रिवर, और नीचे है आपका कैनाल। रिवर के अंदर जो पानी होता है वो होता है हाई फ्लड लेवल, और कैनाल में जो पानी होता है उसे हम बोलते हैं फुल सप्लाई लेवल। और ये बिल्कुल ऐसे ही बोल रहा है। तो जिस केस में कभी भी जो रिवर का बेड है उसको अगर फुल सप्लाई लेवल ऑफ कैनाल कभी भी टच नहीं करेगा तो उसे बोलते हैं हम सुपर पैसेज। तो हमको यही पूछा हुआ है यहाँ पे, उसे बोलते हैं हम सुपर पैसेज। सी है इसका आंसर। लेकिन किसी केस में मान लो, अब जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखा ना, उसका भी बता देता हूँ जब दोनों बता दिए तो। अब अगले केस में क्या है, नीचे कैनाल है, ये HFL ऊपर है, तो रिवर है, इसका मतलब ऊपर, नीचे क्या है यहाँ पे कैनाल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, यहाँ पे भी हमें कैनाल ड्रॉप बनाना पड़ता है इस केस में। वो कब होगा, जब रिवर के बेड से ऊपर आपका HFL होगा, ऊपर आपका HFL होगा, तो इसको बोला जाता है आपका कैनाल साइफन। इसको बोलते हैं हम कैनाल साइफन, ठीक है, कैनाल साइफन। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। द ट्रैप एफिशिएंसी ऑफ रिजर्वायर इज द फंक्शन ऑफ। अब देखो भाई, ट्रैप एफिशिएंसी किसका फंक्शन होता है, वो होता है आपका कैपेसिटी इनफ्लो रेट का। तो देखो, पहला है कैपेसिटी इनफ्लो रेट, ये क्या होती है, कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर, कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर अपॉन इनफ्लो, जितना भी इनफ्लो रेट है, ठीक है, इनफ्लो रेट। ओके, तो ये होता है आपका CIR, कैपेसिटी इनफ्लो रेट हम इसको बोलते हैं। ये बोल रहा है ट्रैप एफिशिएंसी। अब ट्रैप एफिशिएंसी क्या है, sediment deposited in reservoir upon total sediment carried by channel। तो यहां पे ध्यान से सुनो, सेडिमेंट डिपॉजिटेड इन रिजर्वायर, तो जितनी कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर होगी उतना ही सेडिमेंट इसके अंदर क्या करेगा, डिपॉजिट करेगा। इनफ्लो रेट किससे रिलेटेड है, टोटल सेडिमेंट जो कैरी कर रहा होगा, कोर्सर भी कर रहा होगा, फाइनर भी कर रहा होगा, डैम के आगे जस्ट जो है फाइनर सेडिमेंट जो है सेटल डाउन करते हैं। तो ट्रैप एफिशिएंसी जो है वो क्या बोलते हैं, किसका फंक्शन होता है, कैपेसिटी इनफ्लो रेट का होता है। ये क्वेश्चन भी आई थिंक आपके एग्जाम में पहले पूछा हुआ है, तो ध्यान रखना है इसका, ठीक है। चलो फिर से एक्वाडक्ट का क्वेश्चन है, अब तो आसान हो जाएगा भाई। हमको सिर्फ क्या चेक करना है, पहले ये चेक करना है कि ड्रेन ऊपर है या कैनाल ऊपर है। तो देखो, बेड ऑफ कैनाल कितना दे रखा है, बेड ऑफ कैनाल कितना दे रखा है, जरा देखो,
ये दे रखा है आपका 211 और बेड ऑफ ड्रेन, ठीक है, कैनाल ऊपर है भाई, कैनाल ऊपर है, बना के दिखा रहा हूँ। वैसे तो हमको इतना बनाने की ज़रूरत नहीं है, अब तो हमको समझ में आ चुका है भाई। तो ये क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे नीचे कोई वो ले लो रेफरेंस लाइन, मीन सी लेवल। ये कैनाल का बेड कितना है, इसको ना मैं दूसरे उससे लिखता हूँ क्योंकि ये दिक्कत करेगा बाद में। ये कितना है 200, ये 211 और जो ड्रेन का बेड है वो 209.4 मीटर, ठीक है। ये ड्रेन का बेड है, रिवर बेड, ये है कैनाल बेड। तो इतना तो मुझे पता चल गया, कैनाल ऊपर है, रिवर नीचे, इसका मतलब ये एक्वाडक्ट और साइफन एक्वाडक्ट में से एक है। अब रिवर ऑफ बेड में हम क्या करेंगे, फ्लड लेवल, पानी किसमें होता है, रिवर में, इसको ऐड करेंगे। तो 209 प्लस 2.2 तो कितना हो जाएगा 211.6, ऊपर जा रहा है भाई, ये कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ये अगर ऐड करोगे इसमें 2.2 तो ये टोटल हो जा रहा है आपका 211.6 मीटर। अब 211.6 मीटर यानी जो HFL है फ्रॉम मीन सी लेवल, वो HFL जो है आपका बड़ा है किससे, कैनाल बेड से। इसका मतलब है कि आपका जो है साइफन एक्वाडक्ट है। कौन सा है, साइफन एक्वाडक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ एन आउटलेट, अच्छा यहाँ पे लिख देते हैं भाई, ये हमेशा ध्यान रखना। द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिस्चार्ज किसका, आउटलेट टू द वाटर लेवल सरफेस एट डिस्ट्रीब्यूटरी, dy बाय y, ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा सेंसिटिविटी। तो ये ध्यान रखना फॉर्मूला, ये होता है आपका सेंसिटिविटी। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट। द एफिशिएंसी, इफ द इरिगेशन एफिशिएंसी इज 80%, conveyance loss is 20%, the actual depth of watering is 16 centimeter, the water depth required at the head of canal outlet, मतलब at the canal outlet, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से सुनो। इस क्वेश्चन में देखो कितना खेत में आया पानी, कहाँ, यह 16 सेंटीमीटर पहुंचा, और ये कब कितना इरिगेशन एफिशिएंसी 80% है, यानी 80% जो पानी हमने दिया उसका 16% जो है खेत में पहुंचा है। तो क्या कर दूंगा, x ऑफ 80% करेंगे ना, 80%, तो यहाँ पे देखो 16 सेंटीमीटर, x मल्टीप्लाई बाय 80 डिवाइडेड बाय 100, तो x कितना आ जाएगा 1600, नीचे क्या आ जाएगा 80, काटो तो ये आएगा 20 सेंटीमीटर दिया होगा हमने खेत में, ठीक है। अच्छा, अब इसमें और चीज बोल रही है, कन्वेंस लेके जाने में भी 20% लॉस हो जा रहे हैं, ठीक है। तो गया कितना, 20% अगर लॉस हो जा रहा है तो गया कितना, 80%। पानी जो गया, जो हमने कैनाल से भेजा था, लेके जाते जाते उसमें से 20% लॉस हो गया, तो बचा कितना, 80%। वो फील्ड पे हमने सप्लाई किया होगा, वो इतना है, वो इतना है, ठीक है। तो फिर से वही करना है हमको, फिर से दोबारा से कि भाई 20 सेंटीमीटर ऑफ x निकालना है, या y बोल दो, मल्टीप्लाई बाय 80%, क्योंकि 80% हमने भेजा है, तो कितना पानी हमने छोड़ा होगा कैनाल आउटलेट पे, तो ये y जब निकालोगे तो वो सेम बिल्कुल उसी तरीके से निकालना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 0.8, 8% को ऐसे लिखते ना, काटना इसको, ये 25 सेंटीमीटर आएगा, इतना पानी छोड़ना पड़ेगा भाई, ठीक है, 25। For the design of major hydraulic structure on the canal, the method generally preferred is based on, अब देखो जब भी हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं कैनाल के ऊपर, तो वो जनरली प्रीफर किया जाता, क्या कौन सा मेथड हम प्रीफर करते हैं, बिलाइस, बिल्कुल भी नहीं, बिलाइस तो आउटडेटेड है। उसने तो बोला था क्रीप करेगा अलोंग फाउंडेशन, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों को सेम ले लिया, लेन से होगा नहीं, इलेक्ट्रिकल एनालॉजी मेथड नहीं, द रिलैक्सेशन मेथड नहीं, खोसला से होता है, खोसला मेथड ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम यूज करते हैं भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आउटलेट इज सेड टू बी प्रोपोर्शनल इफ इट्स फ्लेक्सिबिलिटी। ये काफ़ी टाइम पूछा जाता है, ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनसे हम चेक करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ आउटलेट, तो फ्लेक्सिबिलिटी उनमें से एक है। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, हमेशा ध्यान रखना, अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी 1 है तो हम उसे बोलते हैं प्रोपोर्शनल आउटलेट। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ग्रेटर देन 1 है तो हम बोलते हैं उसे हाइपर प्रोपोर्शनल आउटलेट। और अगर लेस देन 1 है तो उसे बोला जाता है सब प्रोपोर्शनल आउटलेट। तो ये ध्यान रखना, हमें 1 पूछा है ना प्रोपोर्शनल आउटलेट, तो क्या होगा 1। फ्लेक्सिबिलिटी अगर 1 है तो प्रोपोर्शनल आउटलेट होगा, और ये पूछा जाता है सबसे ज़्यादा। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट देखो, अट्रैक्टिंग ग्रोइंस आर बिल्ट। अब ग्रोइंस क्या होता है, ध्यान से सुनना। जब भी हम क्या करेंगे, ये आपका रिवर है, रिवर के ट्रांसवर्स डायरेक्शन में कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको बोलते हैं ग्रोइंस। ये क्यों बनाया जाता है, बैंक को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि उसमें मेंडरिंग ना हो। तो हम क्या बोल रहे हैं, अट्रैक्टिंग ग्रोइन। अट्रैक्टिंग ग्रोइन हमेशा डाउनस्ट्रीम टाइप साइड्स की तरफ जो है फेस करके बनाई जाती है। तो इस वजह से इसमें होता क्या है, वाटर जो है वो इसकी वजह से अट्रैक्ट करता है, जो डैमेज करता है इस डाउनस्ट्रीम को। तो इंक्लाइन टूवर्ड्स डाउनस्ट्रीम साइड जो होता है वो अट्रैक्टिंग ग्रोइन होता है। रिपेलिंग ग्रोइन की अगर मैं बात करूं तो रिपेलिंग ग्रोइन हमेशा हम कहाँ देते हैं, ऐसे देते हैं अपस्ट्रीम फेस की तरफ। इसमें कभी भी वाटर जो है अट्रैक्ट नहीं करेगा और डैमेज भी नहीं होगा आपका डाउनस्ट्रीम एंड, ठीक है। और ये ध्यान रखना, जो ये एंगल है ये 10 to 30 डिग्री हो सकता है इसके साथ, वर्टिकल के साथ बोल रहा हूँ मैं, ट्रांसवर्स डायरेक्शन के साथ, ट्रांसवर्स डायरेक्शन के साथ ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपकी रिपेलिंग ग्रोइन है, ये अट्रैक्टिंग ग्रोइन है। परपेंडिकुलर ग्रोइन होगी तो बिल्कुल 90 डिग्री पे होगी। तो इसका आंसर क्या है हमारा, इंक्लाइन टुवर्ड्स डाउनस्ट्रीम, बी। अ डेफिसिट ऑफ सेडिमेंट इन फ्लोइंग वाटर में बी कॉज। अब देखो यहाँ पे देखो, अब अलग अलग टाइप की रिवर होती हैं। मान लो ये आपका ओरिजिनल बेड था, अब सेडिमेंट था इसमें बॉटम पे, वो ये ओरिजिनल बेड है। अब एक ऐसी रिवर है जिसने क्या किया, इस रिवर के बेड को कट किया, कट कर करके फाइनली बेड जो पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया, ये फाइनल बेड है। तो इसको बोलते हैं डिग्रेडिंग रिवर, डिग्रेडिंग टाइप रिवर। अगर डिपोजिशन हो रहा है इसमें तो क्या है, इरोजन हो रहा है, स्काउरिंग हो रही है, उसे बोलते हैं डिग्रेडिंग। अगर डिपोजिशन हो रहा है तो उसे बोलते हैं एग्रेडिंग। तो अगर ज्यादा सेडिमेंट आ रहा है तो उसे एग्रेडिंग बोला जाता है। नेक्स्ट, अ रिवर ट्रेनिंग वर्क इज जनरली रिक्वायर्ड व्हेन द रिवर इज, द रिवर ट्रेनिंग वर्क। अब देखो भाई, देखो ये ध्यान रखना है हमेशा, ये आपका हिली रीजन है, हिली रीजन में ऑलमोस्ट आपकी जो रिवर होती है ना वो लगभग सीधी ही बहती है। लेकिन जैसे ही हम प्लेन्स में आते हैं ऐसा मेंडरिंग नेचर हो जाता है रिवर का, और नीचे क्या होती है आपकी, यहाँ पे होती है डेल्टाइक रिवर, सी में जो जाएगी। ये मेंडरिंग नेचर ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, रिवर ट्रेनिंग वर्क बनाते हैं। मान लो पहले रिवर आपकी ऐसी है, ठीक है, वाटर फ्लो हो रहा है, इस तरीके से टकरा रहा है बार बार दोनों तरफ, इधर इरोजन होगा जहाँ पे वेलोसिटी कम है, डिपोजिशन, कट करके ऐसे हो जाएगा, एक टाइम करके क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि इधर और दोनों साइड वेजिटेशन है तो हम क्या करते हैं, सेम अलाइनमेंट में रखने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, इधर कुछ स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा दोनों साइड, एक साइड भी बना सकते हैं, दोनों साइड भी बना सकते हैं, ताकि इसकी अलाइनमेंट ऐसी रहे। तो इसका आंसर क्या होगा, मेंडरिंग टाइप। मेंडरिंग टाइप रिवर में जनरली हम रिवर ट्रेनिंग वर्क प्रिफर करते हैं। द स्टोरेज ऑफ वाटर बिलो द बॉटम ऑफ लोएस्ट फ्लूइड वे इन द रिजर्वायर इज कॉल्ड एज। यार अब ये देखो, ये आपका डैम है, ठीक है, ये आपका लोएस्ट स्लूइस लेवल है। इसके नीचे जो भी स्टोरेज होती है इसका बोला जाता है डेड स्टोरेज।
इसे बोला जाता है डेड स्टोरेज। ये सिर्फ सिल्ट के लिए मेंट होती है, ठीक है। यहाँ पे है आपका नॉर्मल पूल लेवल, इसको बोलते हैं यूजफुल स्टोरेज, और ये होता है मिनिमम पूल लेवल। तो हमेशा ध्यान रखना, पूछेगा मिनिमम पूल से नॉर्मल पूल लेवल के बीच में क्या होता है, यूजफुल स्टोरेज। मिनिमम पूल ये स्लूइस है तुम्हारा, लोएस्ट स्लूइस से नीचे जो रहेगा ये सिर्फ डेड स्टोरेज होती है, किसके लिए, सिल्ट के लिए, ठीक है। इसके ऊपर एक और आता है, ये है आपका मैक्सिमम पूल लेवल या फिर फ्लड पूल लेवल भी हम इसको बोलते हैं। ये होता है आपका सरप्लस स्टोरेज, इसको बोलते हैं सरप्लस स्टोरेज। तो नीचे है डेड स्टोरेज मेंट फॉर सिल्ट, यूजफुल स्टोरेज, मिनिमम पूल नॉर्मल पूल के बीच में, मैक्सिमम पूल या फ्लड वाला जो लेवल है फ्लड लेवल, और नॉर्मल पूल लेवल के बीच में होगा सरप्लस। ध्यान रखना इसका। लास्ट है व्हेन द रिजर्वायर इज फुल द मैक्सिमम कंप्रेसिव फोर्स इज इन ग्रेविटी डैम इज प्रोड्यूस्ड एट। कहाँ पे प्रोड्यूस होता है भाई, टॉप पे होता है। तुम्हें पता है ना, यहाँ पे देखो, जब भी इस तरीके से डैम रहेगा और ये फुल कंडीशन बोल रहा है, फुल कंडीशन है, तो देखो सारे जितने भी फोर्सेस लग रहे होंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में, और इसका रिजल्टेंट किधर लग रहा होगा, इधर कहीं, इधर कहीं पे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं फिर, इसको जो इसका बेस है जहाँ पे ये रिजल्टेंट लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है ना रिजल्टेंट, तो देखो हॉरिजॉन्टल से तो कुछ नहीं होने वाला, अगर समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल है ये तो क्रशिंग करेगा भी नहीं, कंप्रेशन आएगा नहीं, कहीं किसकी वजह से आएगा, इस वी की वजह से आएगा। तो जैसे मैं इसको शिफ्ट करूंगा तो एक वी वर्टिकल एक्सियल फोर्स आएगा, आपका एक्सियल फोर्स वी इंटू एक एसेंट्रिसिटी फोर्स आएगा, जिससे हम स्ट्रेस निकालते हैं टो पे, वो क्या होता है आपका समीशन ऑफ वी बाई बी 1 प्लस 6E बाई बी, ठीक है, जो टो पे मैक्सिमम होता है जब रिजर्वायर फुल कंडीशन होती है। हील पे यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो टो पे आपका मैक्सिमम रहता है, ये ध्यान रखना। तो आई होप जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए लगभग पहले चैप्टर से लेके हर एक चैप्टर को मैंने टच किया, और एंड में डैम के भी हमने क्वेश्चन किए, बैराज के किए, आपके क्रॉस ड्रेनेज वर्क के क्वेश्चंस किए, हमने कैनाल रेगुलेटरी वर्क, कैनाल हेड वर्क, सब चीज़ों के क्वेश्चन किए। तो आई होप सब लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप और ऐसे लेक्चर जो है चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करो कि नेक्स्ट सब्जेक्ट आपको कौन सा चाहिए। सब्जेक्ट टाइप जरूर करना एंड में कि नेक्स्ट सब्जेक्ट किसके ऊपर जो है क्वेश्चन लेके आए, जिसमें सारा सिलेबस आपका ऑलमोस्ट जो है कवर हो जाए, उसके अंदर कवर हो जाए, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के एक अच्छे कंटेंट के साथ। टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।